हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक ओल्ड मैन से जो अपनी पेन से कुछ लिख रहा होता है। वो धीरे से बोलता है, मैं हूं चर्तिया वोंडा क्रेमली, एनॉक्स एम्पायर का ग्रेट चांसलर। चार्टिया खुद को अपने मास्टर का लॉयल सर्वेंट बताता है, एक ऐसा इंसान जिसे अपने मास्टर की सेवा में मिलने वाली खुशी उस फेम से भी ज्यादा प्यारी थी जो उसे किंग ऑफ वैम्पायर्स कहलाने से मिल सकती थी। उसके सामने एक मैजिकल बुक हवा में खुली होती है जो एक कॉम्प्लेक्स मैजिक सर्कल के ऊपर तैर रही होती है। चार्टिया कहता है, आज मैं अपने मास्टर की ग्रेट अचीवमेंट्स को रिकॉर्ड करने का साहस कर रहा हूं। और रिकॉर्ड शुरू होता है एक शानदार घटना से। एक दिन आसमान में पर्पल लाइटनिंग चमकती है और उसी के बीच से एक आदमी दूसरे वर्ल्ड से अचानक प्रकट होता है। उसके साथ एक भयानक सीन अनफोल्ड होता है। वो आदमी एक ह्यूज ड्रैगन के साथ कॉन्टिनेंट ऑफ आर्क्स पर हमला कर देता है। उसके बाद लोगों की भीड़ एम्परर की जीत का फेस्टिवल मना रही होती है। दूसरी ओर से आवाजें गूंजती है, लॉन्ग लाइव द एम्परर ऑफ द ग्रेट आर्क्स एम्पायर। चांसलर क्रेमली अपने मास्टर के पास जाकर मुस्कुराता है और कहता है, इस विक्ट्री के बाद अब सारी डायमेंशंस आपके कदमों के नीचे हैं, योर मैजेस्टी। लेकिन एम्परर बस शांत चेहरा लिए दोहराता है, ऑल डायमेंशंस। वो अपनी पीठ मोड़कर धीरे से बोलता है, आखिर में कोई भी मेरे होमलैंड के बारे में नहीं जानता। क्रेमली थोड़ा परेशान होकर सोचता है, आखिर मेरे मास्टर को क्या हो गया है। फिर उसकी नरेशन जारी रहती है, ये इंसान मेरा मास्टर है। उस दिन से लेकर अब तक उसे पूरे कॉन्टिनेंट को जीतने में पूरे 50 साल लगे। वो आगे बताता है, वो ऐसा एग्जिस्टेंस है जो सिर्फ एक थॉट से लाखों डेड बीइंग्स को कंट्रोल कर सकता है और जिसकी स्वॉर्ड्समैनशिप माउंटेन्स को 2 हिस्सों में काट देती है और सीज को क्लीव कर देती है। वो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, द एम्परर ऑफ द एनॉक्स एम्पायर। एक ऐसी कैटास्ट्रोफी जो किसी और वर्ल्ड से आई थी। वो इमॉर्टल है, किंग ऑफ द डेड, जो लिविंग बीइंग्स पर रूल करता है। क्रेमली कहता है, हजारों लोग उसकी पावर के आगे गिर पड़े और जो उसके अगेंस्ट खड़े हुए वो अनडेड बनाकर उसकी एटर्नल लॉयल्टी निभाने को मजबूर कर दिए गए। कोई भी उसकी मैजेस्टी के सामने टिक नहीं पाया। उसने हर उस अस्तित्व को डिफीट किया। वो ड्रैगन्स जो कॉन्टिनेंट में आतंक फैलाते थे, डीमन किंग और 7 आर्च ड्यूक्स ऑफ द डीमन वर्ल्ड, हेवनली डीमन और मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड अलायंस के हेड, यहां तक कि किंग ऑफ स्पिरिट्स को भी, जो वर्ल्ड ट्री का गार्डियन था। और नेचुरली सारी डायमेंशंस जो एनॉक्स कॉन्टिनेंट से कनेक्टेड थी उसके फीट के नीचे गिर पड़ी। फिर क्रेमली सोचता है, मेरे जैसे छोटे सोच वाले इंसान कैसे समझ सकते हैं मेरे मास्टर की असली इच्छा को। वो कहता है, मेरे मास्टर की ट्रू डिजायर कुछ और ही थी। वो सिर्फ एक चीज चाहता था, अपने होमलैंड अर्थ पर लौटना। वो अनगिनत डायमेंशंस में भटकता रहा पर उसे घर लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। आखिरकार एम्परर ने अपने अधीन सभी गॉड्स ऑफ वॉर को बुलाया। वो अपने थ्रोन पर बैठकर बोला, ध्यान से सुनो, मैं थक चुका हूं, अब मैं एक डीप स्लीप लेना चाहता हूं। उसके फॉलोअर्स शॉक में पड़ गए। एक ने पूछा, आपका मतलब क्या है माय लॉर्ड। तभी दूसरा, जो एक स्केलेटल लिच जैसा दिखता था, बोला, हम अपने मास्टर के नाम पर हमेशा वो रास्ता खोजते रहेंगे जिससे आप अपने घर लौट सकें। पर एम्परर ने काम वॉइस में कहा, अब वापस जाने का मतलब भी क्या रह गया है। वो एक्सप्लेन करता है कि लगभग 300 साल बीत गए जैब से वो अपने होमलैंड से गया था। वो कहता है कि उसके फैमिली और फ्रेंड्स जिनके को उसने बहुत मिस किया, अब या तो बूढ़े हो गए होंगे, बीमार हो गए होंगे या सब मर चुके होंगे। एम्परर कंक्लूड करता है कि अब सब कुछ बहुत देर हो गई है। उसके फॉलोअर्स उससे सैड नजर से देखते हैं और अकॉर्डिंगली एम्परर एक नया ऑर्डर इशू करता है। अब से सबका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि वो मुझे एटर्नल रेस्ट में एंटर करने का रास्ता ढूंढे। फॉलोअर्स डिस्पेयर में चीखते हैं, ऑब्जेक्शन करते हुए कि ये मैजेस्टी का डिसीजन गलत है।
क्रेमली नैरेट करता है कि इंपीरियल पैलेस में रोटी हुई आवाजें उस दिन रुकी नहीं, लेकिन एम्परर का ऑर्डर चैलेंज नहीं किया जा सकता था। एंड में पैलेस के सीनियर लीचेस एक मैजिक सर्कल ऑफ डिसइंटीग्रेशन बनाते हैं, जो सब कुछ स्वॉलो करने के लिए डिजाइन किया गया है। एम्परर मैजिक सर्कल को देखते हुए कहता है, शायद अब मैं फाइनली सबको देख सकता हूं। सिर्फ इन शब्दों के साथ मास्टर अकेला मैजिक सर्कल की तरफ चला जाता है। क्रेमली उसके पीछे भागता है, उसे बुलाते हुए। अस मोमेंट क्रेमली सीन में अपीयर होता है, दौड़ता और रश करता है, लाउडली अपने मास्टर को कॉल करता है, अनाउंस करते हुए, मैं आपकी सेवा करूंगा, चाहे मौत भी क्यों ना हो। जैब एम्परर का फुट ग्लोइंग मैजिक सर्कल में पड़ता है। लगता है कि सब कुछ एंड हो गया है, या फिर क्रेमली सोचता है कि सब खत्म हो गया। सडनली एक ब्राइट लाइट फ्लैश होती है और एक वॉइस सुनाई देती है, लाइट्स क्यों ऑफ है। एक आदमी अपीयर होता है, एम्परर एक नए बॉडी में, जिसका नाम है कान जून। वो एक बेबी गर्ल को होल्ड करके क्रेमली कोता है, जो स्क्रीम करता है और अनफेमिलियर एनवायरनमेंट में जगता है और कहता है कि घर में लाइट्स ऑन रखना है। क्रेमली, जो मॉडर्न स्पोर्ट्सवेयर पहने हैं और अपना हेड पकड़ रहा है, रिप्लाई करता है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सबसे अंधेरे रात में एक कैंडल भी सन से ज्यादा शाइन करती है। कान जून उससे डिसगस्टेड नजर से देखता है और ताहे कि ये छोटा सा रास्कल कैसे आंसर दे रहा है, और एडवाइस करता है, अगर आपको स्पीच स्टार्ट करनी है विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट से, तो बेहतर है कुछ ना बोलो। क्रेमली एम्बैरसमेंट में थ्रोट क्लियर करता है। फिर क्रेमली अपने मास्टर से पूछता है, इतनी देर रात को आप सो क्यों नहीं रहे। कान जून एक रूम फुल ऑफ चिल्ड्रंस टॉयज में रिप्लाई करता है, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। बेबी सो नहीं रही, इसलिए मैं सो नहीं सकता। क्रेमली डीपली बो करता है और अपनी डीपेस्ट अपॉलॉजीज ऑफर करता है। कान जून कहता है, चिल्लाओ मत, वरना बेबी का क्या होगा। और वैसे ही बेबी सॉल स्टर होती है और लाउड क्राइंग स्टार्ट करती है। कान जून गुस्से में क्रेमली से कहता है, तुमने उसे जगाया तो अब तुम्हें डील करना पड़ेगा। क्रेमली सजेस्ट करता है, यूजुअल स्टाइल में, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, शायद उसे खाना देना चाहिए। कान जून रिप्लाई करता है, मैंने अभी उसे बेबी फूड दिया है। क्रेमली फिर सजेस्ट करता है, शायद डायपर चेक करना चाहिए। कान जून रिप्लाई करता है, वो परफेक्टली क्लीन है। फाइनली क्रेमली एडमिट करता है, रिपीट करते हुए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मेयर हम्बल नॉलेज के हिसाब से समझ नहीं पा रहा क्यों वो रो रही है। कान जून कहता है, जैसे हमेशा, यूजलेस। सीन वापस आता है क्रेमली के लिखने की जगह पर, और जैब वो लिख रहा होता है। एक अर्जेंट कॉल आती है जो यू स्टार्टल करती है। कान जून का वॉइस अनाउंस करता है, लेट नाइट स्नैक आ गया और तुम्हारी सिस्टर ने ऑर्डर किया है। क्रेमली के आईज शाइन करते हैं एक्साइटमेंट से, और कान जून एक्सप्लेन करता है कि स्नैक चिकन है। क्रेमली रूम से भगता है, लाउडली चिकन कहता है और अपनी ओपन बुक वहां छोड़ देता है। नरेशन कंटिन्यू होता है बुक से। क्रेमली एक्सप्लेन करता है कि मैजिक सर्कल के फेल होने के वजह से उसका मास्टर फाइनली वापस आ गया अपने होमलैंड में, जिसका वो हमेशा इंतजार कर रहा था। और वो लिखता है कि वहां एक प्रेजेंस थी जिसके बारे में उसके मास्टर ने कभी सोचा भी नहीं था, खास करके क्योंकि उसने कभी शादी नहीं की और कभी लवर नहीं था। सीन दिखाता है रेड हेयर टाई, जो रेफर करता है हर हाइनेस द प्रिंसेस के लिए। प्रेजेंट में कान जून, क्रेमली और बेबी सॉल चिकन खाते हुए बैठे हैं। क्रेमली कमेंट करता है, चिकन हमेशा डिलिशियस होता है। फिर सब्यूबिन, कान जून की सिस्टर, अपीयर होती है और ओल्ड मैन क्रेमली से कहती है, ज्यादा खाओ। सुबिन ऑफर करती है कि वो सोल को होल्ड करेगी और फीड करेगी ताकि कान जून भी आराम से खाना खा सके। फिर वो उससे ती है कि क्या उसने आज फिर से घर पे ही टाइम बिताया, और पॉइंट आउट करती है कि वो अभी भी सर्टनली कंफ्यूज लग रहा है। कान जून खाना खाते हुए रिप्लाई करता है कि एक्चुअली वो कंफर्टेबल है क्योंकि वो घर पे था, और असर्ट करता है कि वो रियली कंफ्यूज नहीं है। सुबिन उससे कंसर्न से देखती है और कहती है कि हाँ, वो थोड़ा कंफ्यूज है, खासकर इस तरह के इंसिडेंट के बाद। कान जून फिर असर्ट करने की कोशिश करता है
कि वो रियली फाइन है, लेकिन सुबिन उससे इंटरप्ट करती है और कहती है, तुम प्रेटेंड मत करो कि फाइन हो, मैं बस ग्रेटफुल हूं कि तुम वापस अलाइव आए हो। सुबिन याद दिलाती है कि उसने पहला गेट इंसिडेंट के टाइम डिसअपियर हो गया था और वंडर करती है कि कितने साल बीत गए। वो ऐड करती है कि कान जून गेट के अंदर सालों तक ट्रैप था और अभी वापस आया है, तो नॉर्मल है कि वो इमीडिएटली ठीक ना हो जाए। कान जून सोल को होल्ड करते हुए 1000 टाइम करेक्ट करता है कि वो गेट में ट्रैप नहीं था, बल्कि सडनली एक जगह कॉन्टिनेंट ऑफ एनॉक्स में समन हो गया था। सुबिन सार्केस्टिकली रिप्लाई करती है, वंडरिंग क्या वो अब स्टार्ट करेगा फिर से बात करना कि वो इनक्रेडिबली स्ट्रॉन्ग एम्परर था इस कॉन्टिनेंट का। कान जून कंफर्म करता है और एक्सप्लेन करता है कि ये सच है। स्क्रीन पर डिस्क्रिप्शन अपीयर होता है, ली कान जून, एम्परर ऑफ एनॉक्स, गेट सर्वाइवर, अनएम्प्लॉयड। सुबिन अपनी सार्केज्म कंटिन्यू करती है और फिर क्रेमली की तरफ पॉइंट करती है, पूछते हुए, ये ओल्ड मैन कौन है? क्रेमली रिप्लाई करता है और अपना इंट्रोडक्शन देता है। कान जून एक्सप्लेन करता है कि क्रेमली उसका क्लोज असिस्टेंट है और अनदर गेट सर्वाइवर, अनएम्प्लॉयड, और ऐड करता है कि वो उसके ड्यूटीज में हेल्प करता था और स्टेट अफेयर्स डिस्कस करता था। क्रेमली ऐड करता है कि एक लॉयल सर्वेंट के रूप में वो मोस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स के रिस्पॉन्सिबल था। ली सब्यूबिन, कान जून की ओल्डर सिस्टर और फैक्ट्री वर्कर, अपेरेंट अंडरस्टैंडिंग के साथ रिप्लाई करती है। सब्यूबिन साई करते हुए पॉइंट आउट करती है कि मोस्ट सर्वाइवर्स ऑफ दी गेट्स मेंटल ब्रेकडाउन या स्पीच लॉस सफर करते हैं ड्यू टू PTSD, और वो एक्सप्रेस करती है रिलीफ की कान जून और ओल्ड मैन क्रेमली सिर्फ माइल्ड डिल्यूजन से सफर कर रहे हैं। कान जून अननॉड लगता है और कहता है, इवन इफ तुम मेरी ओनली सिस्टर हो, मुझे क्रेजी कहना रूड है। सुबिन रियश्योर करती है कि ठीक है और पैड करते हुए कहती है कि वो 3 साल बाद वापस आए हैं, इसलिए एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी नॉर्मल है। सुबिन एनकरेज करती है, कहती है कि सोल है और अभी यंग है, इसलिए वो ट्रीटमेंट पे फोकस करें, वरी मत करें। फिर वो अपना वर्ड एडजस्टमेंट करेक्ट करती है और असर्ट करती है कि वो अपना बेस्ट करेगी तब तक मैनेज करने के लिए, जब तक कान जून एडजस्ट नहीं हो जाता। कान जून साइलेंट रहता है। फिर सुबिन ओल्ड मैन की तरफ टर्न करती है और कहती है, क्रेमली, तुम यहां जितना टाइम चाहो रह सकते हो, जब तक तुम अपने फैमिली तक नहीं पहुंच जाते। क्रेमली एक्सप्रेस करता है अपना डीप ग्रैटिट्यूड। सुबिन MAM, थैंक यू। कान जून क्वेश्चनिंगली सोल की तरफ देखता है। इस वक्त बेबी लाई सोल, कान जून की डॉटर, इन्फेंट, अनएम्प्लॉयड, साउंड करती है। सॉल अपीयर होती है, अपना अनटाइड बिब होल्ड करते हुए। कान जून मटर करता है कि वो टाई करेगा और बिब स्ट्रिंग्स होल्ड करते हुए मेंशन करता है कि पहले वो पर्सनली नॉट्स वीव करता था उन लॉगऑन के लिए जो हाई ट्रीजन के गिल्टी थे। सॉल इनोसेंटली देखती है और ट्राई करती है वर्ड्स रिपीट करने का। कान जून सीरियसली कंफर्म करता है और कहता है वॉच क्लोजली, और चिकन नेक होल्ड करते हुए और बिब स्ट्रिंग्स डेमोन्स्ट्रेट करता है। वो एक्सप्लेन करता है, अगर नॉट टाइट वीव हो जाए, नेक तुरंत ब्रेक हो जाता है। और बिफोर वो फिनिश करे, सुबिन सडनली अपीयर होती है और स्क्रीम करती है उसका नाम। वो शॉक में खड़ी होती है और पूछती है, तुम बेबी से क्या कह रहे हो? कान जून कामली रिप्लाई करता है, बस पैटर्नल एजुकेशन दे रहा था। सुबिन एंग्रिली ऑर्डर करती है कि अब बंद करो, और सॉल का फेस वाइप करते हुए फॉरबिड करती है कि अब से कान जून कोई स्कैरी स्टोरी बेबी को ना सुनाए। कान जून मटर करता है, ये बहुत डिफिकल्ट है, फिर जेंटली सोल का फेस वाइप करता है। सुबिन कमेंट करती है, सोल को लगता है कि उससे अपने फादर का टच पसंद है। कान जून बेबी होल्ड करता है जो ड्राउजी हो रही है और अनाउंस करता है कि वो उससे रूम में जा रहा है। वो जेंटली उससे बेड में ले करता है और अपनी डॉटर के बारे में सोचता है जो टैब पैदा हुई जैब वो अवे था। कान जून याद करता है प्रीवियस सीन जहां सब्यूबिन बेबी होल्ड कर रही थी और बता रही थी कि उसका नाम ली सॉल है और उसकी मदर चाइल्डबर्थ के दौरान मर गई थी। जैब वो मिसिंग था। वो पूछती है कि क्या कान जून कुछ याद करता है। मेमोरी में कान जून रिप्लाई करता है, ये 300 साल पहले हुआ था।
सुबिन 300 रिपीट करने लगती है, लेकिन फिर रुक जाती है और कहती है, ठीक है, समझ गई। उसने उसे याद दिलाया कि वो अभी भी उसकी बेटी है और उससे अच्छा ट्रीट करने को कहा। प्रेजेंट में कान जून सोई हुई सोल के पास बैठा होता है, हाथ बांधकर सोचता है कि उसकी सिचुएशन इतनी बुरी भी नहीं है। फिर उसे अपनी पुरानी दुनिया की एक मेमोरी याद आती है। एक फील्ड में सनसेट के वक्त जब क्रेमली ने उससे पूछा था, अगर आप अपने होमलैंड वापस जा सके तो क्या करना चाहेंगे? कान जून ने उस सवाल को रिपीट करते हुए सोचा। थोड़ी देर बाद एम्परर ने जवाब दिया, मैं एक शांत और नॉर्मल जिंदगी जीना चाहता हूं, जहां कोई मेरी एग्जिस्टेंस नोटिस भी न करे, पर मैं हूं। अब कान जून अपनी बेटी सोल को ब्लैंकेट से ढकता है और अपनी सोच कंप्लीट करता है। अपने बच्चे को रेज करना और ऐसे ही जिंदा रहना भी एक ऑर्डिनरी लाइफ का पार्ट है। वो उठता है और उसकी नजर पास की डेस्क पर रखे कुछ पेपर्स पर पड़ती है। वो उन्हें उठाता है, बिल्स और पेमेंट नोटिसेस का एक बंडल, जिसमें एक लेट पेमेंट नोटिस भी होता है। अगले दिन दोपहर कान जून एक अलग शर्ट पहने हुए और एक स्पून हाथ में लिए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, लगता है हम एक प्रॉब्लम में पड़ गए हैं। सीन में दिखाया जाता है कि वो सोल को स्पून से खाना खिला रहा है और क्रेमली बैकग्राउंड में खड़ा है। क्रेमली कंसर्न के साथ सोचता है कि प्रॉब्लम? ग्रेट एब्सोल्यूट मास्टर ने ये वर्ड कहा। कान जून मैटर कंफर्म करता है, फिर सोल से पूछता है, फूड अच्छा है? बेबी हां में जवाब देती है। क्रेमली शॉक में सोचता है, क्या उन्होंने वाकई प्रॉब्लम कहा? कान जून उससे कहता है कि वो पेपर्स पढ़े। क्रेमली पहले एक नोटिस पढ़ता है, डेट कलेक्शन नोटिस फॉर अनपेड फोन बिल्स। कान जून कहता है, नेक्स्ट। क्रेमली पढ़ता है, लेट पेमेंट्स के कारण वाटर की शट करने का नोटिस। कान जून कहता है, नेक्स्ट। क्रेमली पढ़ता है, नोटिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सस्पेंशन और ओवरड्यू बैलेंस के वजह से गैस सप्लाई शट ऑफ वार्निंग। कान जून उसे रोक देता है, कहता है, बस काफी है, और सोल को खिलाते रहता है। क्रेमली डरे हुए टोन में पूछता है, मुझे माफ कीजिए, पर क्या ये सब डॉक्यूमेंट्स लेट पेमेंट्स के लिए है? कान जून काम टोन में कहता है, हां, तुम सही कह रहे हो। लगता है मेरी बहन ने मुझे बताया ही नहीं और हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन पूरी तरह मेस में है। क्रेमली समझ नहीं पाता कौन इतनी हिम्मत करता है कि एक रॉयल फैमिली से पेमेंट मांगे। वो सजेशन देता है, हम टेम्पररीली टैक्स रेट्स बढ़ा सकते हैं या नोबल्स और रीजनल लॉर्ड्स पर प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगा सकते हैं। कान जून पहले अपनी हंसी रोकता है, फिर जोर से हंस पड़ता है, सर पकड़ के। क्रेमली शॉक में सोचता है, उनके साथ क्या गलत हो गया? कान जून मिस्चिवस स्माइल के साथ कहता है, तुम बिल्कुल गलत हो। फिर समझाता है, अगर हम अपनी अर्थ वाली सिचुएशन को एनॉक्स के सोशल क्लासेस से कंपेयर करें तो हम स्लेव्स या कॉमनर्स के लेवल पर हैं। हमें मेहनत करनी पड़ती है, सर्व करना पड़ता है, और रूलिंग क्लास से सिर्फ थोड़ा सा पैसा मिलता है जिंदा रहने के लिए। क्रेमली एक्सट्रीम शॉक में आ जाता है। वो सोचता है, मैं एक प्योर रॉयल वैम्पायर लिनियज से हूं, एक बार वैम्पायर लॉर्ड बना था, आर्चड्यूक का टाइटल पाया था, और इस दुनिया में मैं सिर्फ एक स्लेव हूं। वो हिलता है, खुद को संभालता है और सोचता है, नहीं, एक ट्रू फॉलोअर को क्राइसिस के टाइम में भी अपनी लॉयल्टी प्रूव करनी चाहिए। वो घुटनों पर गिरता है और अनाउंस करता है, मैं आपकी मदद करूंगा एक नया एम्पायर एस्टैब्लिश करने में, ताकि आप फिर से थ्रोन पर आ सकें। कान जून इंडिफरेंट टोन में कहता है, जो करना है करो। फिर वो साई करता है, सोल को उठाता है और कहता है, हमें पैसे कमाने पड़ेंगे। अगले सीन में कान जून सोल को बेबी फूड खिलाने की कोशिश करता है, कहता है, आंखें खोलो, खा लो, लेकिन सोल मना कर देती है। सुबिन वहां आती है और कहती है, हमने ये बेबी फूड ब्लैक सेसमी सीड से बनाया था, पर लगता है उसे पसंद नहीं आया। कान जून को एक एडवाइस याद आती है, अगर बच्चा खाना मना करे तो उसे फोर्स मत करो, उसे इंटरेस्ट दिलाओ बाय मेकिंग ईटिंग फील लाइक अ गेम। कान जून कहता है, ठीक है, तो हम गेम खेलेंगे। सोल और सुबिन क्यूरियोसिटी से उसे देखते हैं। कान जून एक्सप्लेन करता है,
ये एक कंपटीशन होगा। देखते हैं कौन अपना फूड बेटर चू और स्वॉलो करता है। वो स्पून उठाता है, उसकी आंखों में कंपेटिटिव स्पार्कल होती है और कहता है, अगर तुम जीत गई तो आज तुम जो चाहो कर सकती हो। चैलेंज एक्सेप्ट करती हो? सोल की आंखें चमक उठती हैं और वो एक्साइटमेंट में चिल्लाती है, हाँ। सुबिन स्माइल करती है और कहती है, चलो सोल, खाना खाओ और अपने पापा को हराओ। सोल एक्साइटमेंट से देखती है, जबकि कान जून मिस्चिवसली सोचता है, ये बहुत स्लो है। उसके दिमाग में उसका पास्ट फ्लैश होता है। मैं एनॉक्स के कॉन्टिनेंट के बीच में फेंका गया था, और अगर मैं एक रैबिट हंट करते हुए भी अपना बेस्ट नहीं देता तो कभी एब्सोल्यूट पावर तक नहीं पहुंचता। फिर कान जून शुरू करता है फरोशसली खाना और सुबिन से कहता है, तुम्हारी पथेटिक स्पीड के साथ तुम कभी भी मुझे डिफीट नहीं कर पाओगी। सोल शॉक में अपने पिता के चैलेंज को देखती है और उसकी आंखों में जल्दी ही आंसू आ जाते हैं। बेबी बर्स्ट इनटू टीयर्स तो सुबिन तुरंत उसके पास जाती है और होल्ड करती है और एंग्रिली कान जून से पूछती है, ने क्यों रो दिया? कान जून डिफेंड करता है, मेरा इंटेंशन ये नहीं था कि वो रोए। लेकिन सुबिन रिप्लाई करती है, कोई भी समझता कि तुम जैसे भी हो ये करने की कोशिश कर रहे थे। कान जून अपनी क्राइंग बेटी को देखता है और एड्रेस करता है, अगर तुम्हें लगता है ये अनफेयर है तो तुम्हें स्ट्रांग बनना चाहिए। सुबिन साइलेंटली खड़ी रहती है। सोल और भी ज्यादा रोती है तो सुबिन साई करते हुए ट्राई करती है काम करने के लिए। इसी बीच क्रेम्सले रिकॉर्ड में लिखता है, नोट करते हुए कि हिज मैजेस्टी द एम्परर ने प्रिंसेस को फूड ड्यूअल के लिए चैलेंज किया इस मॉर्निंग, और उसने अपना बेस्ट किया अगेंस्ट प्रिंसेस जो अभी 3 साल की भी नहीं है, और विक्ट्री स्नैच कर ली। क्रेम्सले विंडो के बाहर देखते हुए कंटिन्यू करता है राइटिंग और एंट्री कंक्लूड करता है, एक छोटी सी कंसर्न फील होती है अबाउट हिज फ्यूचर एक्शंस। बाद में कान जून अपीयर करता है सोल को होल्ड करते हुए और पूछता है अपनी सिस्टर सुबिन से, क्या मैं आज बाहर जा सकता हूं? सुबिन क्लीनिंग रोक कर सरप्राइज से पूछती है, अचानक क्यों जा रहे हो? सुबिन कंसर्न एक्सप्रेस करती है, आज मेरा डे ऑफ है, मैं सोल का ध्यान रख सकती हूं, पर तुम अकेले जाओ ये वरीइंग है। क्रेम्सले लाफ करते हुए इंटरवीन करता है और सुबिन को रियश्योर करता है, परफेक्टली फाइन होगा, मैं साथ हूं। सुबिन सरप्राइज से पूछती है, तुम भी साथ जा रहे हो? सीन शिफ्ट होता है कान जून और क्रेम्सले राइडिंग अ बस। कान जून याद करता है कॉन्वर्सेशन विद सुबिन अबाउट मनी। मेमोरी में सुबिन एडमिट करती है कि उसके पास एक भी पेनी नहीं है और एक्सप्लेन करती है कि नेबरहुड डेंजरस है, इसलिए मंथली रेंट चीप है, पर अब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट यूज कर रही है। कान जून याद करता है कि उसने पूछा कितनी जरूरत है, और सुबिन बोली, डोंट वरी, सल्यूशन ढूंढ लूंगा, तुम बस अपने आप पे फोकस करो। और फेंट लाफ के साथ ऐड किया, बस यही होप है कि इस वीक के लॉटरी टिकट से अबाउट $1 बिलियन जीत पाए। सुबिन मेमोरी में कंटिन्यू करती है, अगर जीत गए तो सेफ प्लेस मूव करेंगे और मैं सॉल पे फोकस कर पाऊंगी जब तुम डिसेंट जॉब ढूंढो। सुबिन स्लीपिंग सॉल को देखती है अपनी लेग हग करते हुए और ऐड करती है, सॉल अब ऐसे एज में है जहां उसे लव और अटेंशन चाहिए। बस में वापस कान जून सोचता है कि ये प्रॉब्लम मनी से सॉल्व हो सकता है। वो क्रेम्सले से कहता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज स्मूथली चलाने के लिए मुझे न्यू नेम और आइडेंटिटी चाहिए। क्रेम्सले वंडर करता है, तुम अपना नाम चेंज कर रहे हो क्या? कान जून कंफर्म करता है और कहता है कि उसने न्यू नेम सोचा है जो यहां सूट करे। क्रेम्सले स्वॉलो करते हुए एक्साइटेड सोचता है, ग्रेट एम्परर मुझे न्यू नेम दे रहा है। कान जून अनाउंस करता है, तुम अब चर्तिया वांडा क्रेमली नहीं हो, बल्कि चोई डॉलर्स हो। क्रेम्सले कंफ्यूज होकर रिपीट करता है और सोचता है, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ इस वर्ल्ड में। कान जून नोटिस करता है उसका एक्सप्रेशन और पूछता है, तुम्हें न्यू नेम पसंद नहीं आया? क्रेम्सले हेड शेक करके डिनाई करता है। कान जून फिर पूछता है, तुम्हारे फेस पे एक्सप्रेशन क्यों है? कान जून एक्सप्लेन करता है कि डुल सू नेम जनरेशन से पास होता है, रिजर्व्ड है सबसे लॉयल फॉलोअर्स के लिए। डुल मतलब रॉक, सू मतलब स्टील।
ये सिंबलाइज करता है कि क्रेम्सले की लॉयल्टी रॉक और स्टील जैसी सॉलिड है। कान जून ऐड करता है, अगर पसंद नहीं तो मैं चेंज कर दूंगा। क्रेम्सले एंथुजियास्टिकली इंटरप्ट करता है, मैं इन हम्बल सर्वेंट के रूप में एम्परर के दिए नाम की वैल्यू आर्बिट्रेरली जज नहीं करूंगा। कान जून नॉड करते हुए खुश है कि उसे नेम पसंद आया। वो सोचता है खुद में कि ये नाम किम गेडोंग से बेटर है जो पहले दिमाग में आया था। वो सिटी बस स्टेशन पर अराइव करते हैं। कान जून डुल सू से कहता है, हम आ गए, अब उतरना चाहिए। डुल सू क्रेम्सले चारों ओर लुक करता है, अपने मास्टर की जेनरोसिटी के लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हुए, और पूछता है, एग्जैक्ट कहाँ जा रहे हैं? कान जून रिप्लाई करता है, हम एक गेट की तरफ जा रहे हैं। डुल सू की आंखें शाइन करती हैं और सोचता है एक्साइटेडली, गेट मस्ट बी प्लेस टीमिंग विद मॉन्स्टर्स। फिर वो लाफ करता है और कहता है, मास्टर ने वाइज डिसीजन लिया है। कान जून पूछता है, इतना एक्साइटेड क्यों हो? डुल सू फिलोसोफिकली रिप्लाई करता है, कोई भी एक्सेप्शनल स्वॉर्ड हो, शीत में छोड़ने से वो डल और रस्टी हो जाता है, और बैटलफील्ड जाने का सोच के ही एक्साइटमेंट होती है, जहां ब्लड और स्क्रीम्स के बीच लाइफ और डेथ बैलेंस में होती है। कान जून उन्हें वॉक करते हुए पॉइंट आउट करता है कि थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, फिर एक्सप्लेन करता है कि हम सिर्फ पॉटर्स के रूप में जाएंगे, जो डॉलू को कंफ्यूज कर देता है। फॉर्मर कंफर्म करता है कि गेट के अंदर हंटिंग करने के लिए हर इंसान को 1,000,001 की रजिस्ट्रेशन कार्ड लेना जरूरी है। फिर डुल सू स्ट्रीट में नील कर देता है, अनाउंस करते हुए कि वो कभी भी सिर्फ पोर्टर नहीं बनेगा, और मास्टर से रिक्वेस्ट करता है कि उसे अकेला काम करने दिया जाए जब तक फैमिली का फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव ना हो। लोग उनके आसपास गैदर हो जाते हैं सिचुएशन देखने के लिए। कान जून उनसे कहता है, हंगामा मत करो, सब देख रहे हैं। लेकिन डुल सू रिफ्यूज करता है और स्वेयर करते हुए कहता है कि इवन इफ ब्लेड नेक पर रखा जाए, वो पोर्टर का काम एक्सेप्ट नहीं करेगा। तभी एक शैडो कान जून के फेस को कवर करता है और वो क्वाइटली पूछता है, तुम सच में नहीं उठोगे? फिर शार्प टोन में कहता है, तुम्हें मार दिया जाए क्या? डुल सू पैनिक हो जाता है और सोचता है कि मास्टर गुस्सा है, और याद करता है कि वार्निंग इग्नोर करना चाउनमा जैसे हेवनली डीमन के ट्रैजिक फेट जैसा हो सकता है। तो वो क्विकली उठता है और अपोलोजाइज करता है, फॉरगिवनेस के लिए बेग करता है। कान जून उसके शोल्डर पे हाथ रखकर कहता है, मुझे पता है तुम्हारे वर्ड्स लॉयल्टी से आए हैं। फिर कान जून रियश्योर करता है, डेली वेज पोर्टर का अबाउट 300,001 है। सिर्फ कुछ दिन काम करेंगे, रजिस्ट्रेशन फीस और बिल्स कवर हो जाएंगे, फिर कंटिन्यू नहीं करना पड़ेगा। इसी बीच एक अजीब आदमी उनके पास अप्रोच करता है। ये आदमी हंटिंग क्लोथ्स पहना है और बैकपैक कैरी कर रहा है। वो पूछता है, क्या तुम लोग डैंग गेट के पोर्टर जॉब के एप्लीकेंट हो आज के लिए? सीन शो करता है ग्लोइंग पर्पल गेट के एंट्रेंस के आसपास एरिया, जहां गार्ड्स और पासर्स बाय स्कैटर्ड है। डुल सू सरप्राइज में नोटिस करता है कि लोग गेट के पास से जा रहे हैं, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो आदमी इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को, मेन किम बंगू हूं, सी रंग हंटर, और बाकी हंटर्स को इंट्रोड्यूस करता है। फिर एक ह्यूज बॉल्ड हंटर नाम है लीप जोंग चाओल एक्सप्रेस करता है डिस्गस्ट, ये ओल्ड मैन और स्किनी बॉय पोर्टर का काम करेंगे। डुल सू रिप्लाई करता है, एडवांस्ड एज के बावजूद मेन काम करने के कैपेबल हूं, और इंट्रोड्यूस करना शुरू करता है। लेकिन लाई बोंग चाओल इंटरप्ट करता है मॉकरी से। लाई बोंग चाओल रूडली कहता है, पोर्टर का प्रोफेशन इतना आर्जुअस है कि स्ट्रॉन्ग मैन भी नहीं झेल पाते। ओल्ड मैन और स्किनी बॉय क्या करेंगे? डुल सू विस्पर करता है मास्टर को, क्या मेन उन्हें मार दूं? कान जून रिजेक्ट करता है आइडिया, एक्सप्लेन करते हुए, टाइम अभी नहीं आया। फिर रिमाइंड करता है, सिर्फ कुछ दिन पॉटर्स के रूप में काम करना है, ताकि आईडी कार्ड्स और अवेकनर्स फीस कलेक्ट कर सके। डुल सू रियलाइज करता है मास्टर का इंटेंशन और एडमिरेशन से सोचता है कि ऑलमोस्ट मिस्टेक होने वाला था अगर मास्टर इतनी विजडम न होती। फिर कान जून स्टेप फॉरवर्ड करता है और पूछता है, ग्रुप का लीडर कौन है? किम बंगू रिप्लाई करता है,
मेन स्क्वाड का लीडर हूं। कान जून पूछता है, तुम्हारी हेजिटेशन हायर करने में उनके अनरिलायबल अपीयरेंस के वजह से है? किम बंगू एडमिट करता है। फिर लाई बोंग चाओल इंटरवीन करता है, असर्ट करते हुए कि वो स्ट्रांग है, ट्रबल नहीं करेंगे। किम बंगू हेजिटेट करता है, फैमिली हॉस्पिटल में याद करता है और मनी की जरूरत के वजह से डिसीजन लेता है कि दोनों को टीम में एक्सेप्ट करे। लाई बोंग चाओल शॉक्ड है, सोचता है, क्या ये सीरियस है? किम बंगू एश्योर करता है, डी रैंक गेट है, मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा, ये दोनों हैंडल कर सकते हैं। किम बंगू रिमाइंड करता है ली ब्योंग चाओल को फाइनेंशियल सिचुएशन। इस वीक मुझे मदर्स हॉस्पिटल बिल्स, ब्रदर्स एकेडमी फीस और फील्ड ट्रिप फीस पे करना है। लाई बोंग चाओल रिलक्टेंटली अग्री करता है। किम बंगू थैंक्स करता है और लाई बोंग चाओल कहता है, थैंक करने की जरूरत नहीं, फ्रैंक हंटर भी है साथ में। लाई बोंग चाओल एक्सप्लेन करता है, फ्रैंक हंटर फाइटिंग स्ट्रेंथ में काम का नहीं होगा और अगर लगेज कैरी करने में पोर्टर्स के साथ शेयर करेगा, लगेज प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कान जून नोटिस करता है ये इंटरैक्शन और सोचता है, लगता है और कोई है। तभी लाई बोंग चाओल फ्रैंक हंटर को अप्रोच करते देखता है और शाउट करता है, नाम क्या है, जल्दी लाओ। और कहता है, बस कॉफी मंगाया था, फाइनली आ गया। फ्रैंक हंटर रन करते हुए कॉफी ऑफर करता है विद अपॉलॉजी। ली ब्योंग चाओल कॉफी लेता है और कान जून वॉच करता है, सोचता है, लोअर रैंक्ड हंटर भी सर्वेंट ट्रीट हो सकता है क्या? और सोचता है कि अर्थ अब आर्क्स कॉन्टिनेंट से अलग नहीं, स्ट्रॉन्ग प्रे ऑन वीक, थोड़ा बिटर फील होता है। लाई बोंग चाओल बैग्स ग्राउंड पे थ्रो करता है और शाउट करता है, क्या कर रहे हो? कल जा रहे हो क्या? फ्रैंक हंटर प्रोटेस्ट ट्राई करता है, लेकिन लाई बोंग चाओल रूडली इंटरप्ट करता है और कहता है, स्टे बिहाइंड, पोर्टर्स हेल्प करो। तुम्हें लगता है ओल्ड मैन और स्किनी बॉय लगेज प्रॉपर्ली कैरी करेंगे? लाई बोंग चाओल कंटिन्यू करता है बेरेट करना, काइंड हूं, ज्वाइन करने दिया, और अगर फ्रंट जाओगे तो हिंड्रेंस ही रहोगे। फ्रैंक हंटर सबमिट करता है, कहता है, समझ गया। फिर लाई बोंग चाओल कान जून की तरफ टर्न करता है और उसे इग्नोरेंट बोलता है। कान जून माइंड में रिपीट करता है ये वर्ड, सरप्राइज में। लाई बोंग चाओल फिंगर पॉइंट करके एश्योर करता है, मैं वैसे ही कह रहा हूं और तुम्हें अपनी लाइफ के बारे में यहां वरी करने का लक्ष्य नहीं मिलेगा, इसलिए डेर मत करो। और ये सैम रूल ओल्ड मैन पे भी अप्लाई होता है। डुल सू एनरेज हो जाता है, सोचता है कि कैसे डेर करता ये इनसोलेंट स्काउंड्रल। एफआईआर लाई ब्योंग चाओल वॉक अवे करता है। टैब फ्रैंक हंटर लगेज के पास अप्रोच करता है, अनाउंस करते हुए कि वो हैवीएस्ट लगेज कैरी करेगा। जब वो लार्ज बैग पे लिफ्ट करता है, ऐड करता है, इवन इफ आई एम ओनली फ्रैंक, आई एम अवेकन्ड। कॉम्बैट में शायद काम ना हो, लेकिन कुछ बैग्स इजीली कैरी कर सकता हूं। कान जून उसे देखकर अग्री करता है। हंटर हेजिटेट करता है और पूछता है क्या प्रॉब्लम है। कान जून रिप्लाई करता है, मैं बस एक एडवाइस देना चाहता हूं। आज तुम्हें पैसा कमाना है किसी भी कॉस्ट पे, और ट्रबल नहीं चाहिए। हंटर कंफ्यूज हो जाता है। कान जून शार्प गेज से देखता है और कहता है, तुम इतने नाइव और वीक एक्ट कर रहे हो, आज कम से कम एंड तक ऐसे ही एक्ट करना पड़ेगा। कान जून कोल्डली ऐड करता है, तुम्हें बस लगेज कैरी करना है और क्वाइटली वापस जाना है, इतना समझना इतना मुश्किल है क्या? फिर वो डुल सू की तरफ टर्न करता है और कहता है, चलो हम भी जाते हैं। डुल सू अफर्मेटिव रिप्लाई करता है और उनके पीछे एंटर करता है। जब वे एंट्रांस ऑफिस पहुंचते हैं, डुल सू पूछता है, क्या ये एंट्री प्रोसीजर है? डेस्क के पीछे एम्प्लॉय किम बंगू को एड्रेस करता है, कंफर्म करते हुए रिजर्वेशन फॉर डैंग गेट नियर ग्यूरो डिजिटल कॉम्प्लेक्स स्टेशन, और कहता है, अब एंटर कर सकते हो, लेकिन फैटल एक्सीडेंट्स रीसेंट में हुए हैं। किम बंगू रिपीट करता है फैटल एक्सीडेंट्स और एम्प्लॉय कंफर्म करता है। मैनेजमेंट ऑफिस ने इसे इन्वेस्टिगेशन साइट डिक्लेयर किया है। डिफिकल्टी लो है, रीजन अननोन है, ध्यान रखना। किम बंगू थैंक्स करता है। बाहर ग्लोइंग पर्पल गेट अपीयर होता है। टीन हंटर्स, किम बंगू, लाई बोंग चाओल और फ्रैंक हंटर रन करके एंटर करते हैं।
कान जून डुल सू से कहता है, हम भी जाए। डुल सू अफर्मेटिव रिप्लाई करता है और पीछे एंटर करता है। एंटर करते ही सिस्टम इंटरफेस कान जून के सामने ब्लैक वॉइड में अपीयर होता है। मैसेजेस शो होते हैं। इनिशिएटिंग प्लेयर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन, डिटर्मिनिंग प्लेयर्स मिलिट्री स्ट्रेंथ, लोडिंग प्लेयर्स अचीवमेंट्स विद प्रोग्रेस परसेंटेजेस। फिर डू फाइनल मैसेजेस, प्लेयर्स फिजिकल एबिलिटीज एक्सीड द स्टैंडर्ड, एक्यूरेट मेजरमेंट कैनॉट बी लोडेड, प्लेयर इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन कंप्लीट, टीम डार्क और स्कैरी फॉरेस्ट में है। लाई बोंग चाओल कमेंट करता है, गेट सस्पिशियस लग रहा है और पूछता है कि अंडर टाइप मॉन्स्टर्स एक्सपेक्टेड है। किम बंगू कंफर्म करता है, फिनिश क्विकली। कान जून उनके पीछे वॉक करता है। सडनली ह्यूज ब्लू सिस्टम विंडो कान जून के सामने अपीयर होती है। विंडो डिस्प्ले करता है प्लेयर नेम ली कान जून, क्लास नेक्रोमांसर, लेवल 1, टाइटल्स और स्टैट्स अपीयर एज प्लेयर लेवल 2 लो टू समन फॉलोअर्स। कान जून सोचता है, ये क्या है? अननॉड वो विंडो एनालाइज करता है और कहता है, लेवल 1 नॉनसेंस है। इवन आई कैनॉट मेजर माई ओन स्ट्रेंथ। तो ये कैसे? डिवाइन पावर का मीनिंग भी वंडर करता है। लेकिन टाइटल्स इंटरेस्टिंग लगते हैं। एब्सोल्यूट नेक्रोमांसर, ब्लैक मैजिक 9th सर्कल रीच पे, डायमेंशन इन्वेडर, मल्टीपल डायमेंशंस क्राइसिस में डाला, डीमन स्लेयर, प्रोबेबली 1,000,000 डीमंस किल्ड, ड्रैगन स्लेयर, उस ड्रैगन को मारने के लिए, वर्ल्ड ट्री प्लंडर्ड, डिवाइन ट्री सिर्फ पैलेस गार्डन में प्लांट किया था, अनएक्सपेक्टेड टाइटल। फॉलोअर्स सेक्शन देखता है, रियलाइज करता है, लेवल इंक्रीज करूं तो फॉलोअर्स समन कर सकता हूं। डुलसू क्रेमली के अलावा मिनिस्टर्स, पैलेस स्टाफ, जॉइंट चीफ्स, ट्रेजरी भी अर्थ पे समन हो सकते हैं। इनक्रेडिबली कन्वीनियंट। तभी लाई बोंग चाओल शाउट करता है, डिस्ट्रैक्शन मत हो, लाइफ ऑनलाइन है। किम बंगू अनाउंस करता है, मूव। ग्रुप डार्क फॉरेस्ट से वॉक करता है। टीन हंटर्स आगे, कान जून और डुलसू पीछे। लाई बोंग चाओल डिस्गस्ट एक्सप्रेस करता है, डिस्गस्टिंग प्लेस। इरकिम बंगू अग्री करता है, कहते हुए कि हमें जल्दी फिनिश करके यहां से निकलना चाहिए। फ्रैंक हंटर कान जून और डुलसू की तरफ टर्न होता है। कान जून सोचता है कि क्या हमें बस उन्हें फॉलो करना चाहिए। डुलसू क्रेमली कान जून को विस्पर करता है, ये जगह सरप्राइजिंगली कंफर्टेबल है और मुझे लगता है जैसे मेरा एग्जॉस्टेड बॉडी और माइंड रिकवर हो रहा है। कान जून रिप्लाई करता है, नाइस है। कान जून डेंस फॉरेस्ट में चारों तरफ देखता है, सोचता है कि क्या वहां अनडेड मॉन्स्टर्स नहीं होने चाहिए थे, और उसे लगता है कि ये प्लेस डेडलैंड्स जैसा है, जो एनॉक्स कॉन्टिनेंट का फॉरबिडन एरिया था, और पहली बार रिफ्रेश फील होता है। सडनली किम बंगू हाथ रेस करके सबको स्टॉप करने का ऑर्डर देता है। फ्रैंक हंटर रेडी होता है और ग्लोइंग ब्लू एनर्जी अपने हैंड्स में गैदर करता है। किम बंगू कहता है, टाइम टू वर्क। फ्रैंक हंटर अफर्मेटिव रिप्लाई करता है। फिर एक ग्रुप आर्म्ड स्केल्टन्स ग्राउंड से राइज करता है। किम बंगू अपनी मैजिकल एनर्जी गैदर करता है और ह्यूज आइस स्पीयर फॉर्म करता है। वो शाउट करके स्पीयर स्केल्टन पे थ्रो करता है और स्केल्टन पियर्स होता है। कान जून मैजिकल एक्सप्लोजन वॉच करता है विद स्लाइट इंटरेस्ट और सोचता है कि ये इंटरेस्टिंग है। मीनवाइल लाई बोंग चाओल अपना ह्यूज शील्ड यूज करके अटैक ब्लॉक करता है और कुछ स्केल्टन्स डिफीट करता है। कान जून सीन एनालाइज करता है और सोचता है, ये वीक है, लेकिन एटलीस्ट इनका फॉर्म है। फाइट के एंड में फ्लोर स्केल्टन्स के रिमेन्स से फिल्ड होता है। किम बंगू साई करता है रिलीफ के साथ और नोट करता है, बस इतना ही है। फिर वो ग्रुप को ऑर्डर देता है कि पहले मना स्टोन्स कलेक्ट करो, फिर मूव करो। कान जून, डुलसू और एफ्रैंक हंटर स्कैटर्ड ग्रेव्स और बोन्स के बीच से ग्लोइंग पर्पल स्टोन्स कलेक्ट करते हैं। सडनली और स्केल्टन्स अटैक करते हैं। लाई बोंग चाओल एंग्री होकर शाउट करता है, और भी है क्या? कितनी बार ये हो रहा है? और शील्ड से अटैक ब्लॉक करता है। कान जून वार्न करता है, आज केयरफुल रहना चाहिए इस बार। लाई बोंग चाओल एग्जास्परेटेड पूछता है, क्या मतलब है? कान जून कामली एक्सप्लेन करता है, उनमें आर्चर्स है,
लाई बोंग चाओल स्कॉफ करता है डिसबिलीफ में, और सडनली एरोस फ्लाई करते हैं। वो एंग्री मटर करता है और डिफिकल्टी से शील्ड रेस करके एरोस ब्लॉक करता है। किम बंगू और लाई बोंग चाओल शॉक में लगते हैं। टैब एक एरो डायरेक्टली कान जून की तरफ आता है, लेकिन वो कामली हैंड से कैच कर लेता है। कान जून ब्रोकन एरो देखता है और मटर करता है अननॉयड। ये क्यों हुआ? किम बंगू और लाई ब्योंग चाओल डिसबिलीफ में देखते हैं। कान जून इनडिफरेंट रिप्लाई करता है, बस लक था। फिर वो हंटर्स को स्कोल्ड करता है लैक ऑफ अटेंशन के लिए और एंग्रिली ऐड करता है, तुम लोगों की वजह से ऑलमोस्ट मर जाता। और थोड़ी देर मटर करता है कि कैसे मुश्किल और बिटर है लिविंग के लिए स्ट्रगल करना। किम बंगू कान जून वॉच करता है और सोचता है, रियली ऑलमोस्ट डाइड? फिर एरो ग्राउंड पे देखता है और वंडर करता है, ये रियली लक था? और स्केल्टन्स अटैक कंटिन्यू करते हैं। किम बंगू शाउट करता है, पहले इन क्रीचर्स को एलिमिनेट करो। लाई ब्योंग चाओल ज्वाइन करता है, एम्फसाइज करते हुए, नीड टू एलिमिनेट देम। 3 हंटर्स फ्रंट में स्केल्टन्स फाइट करते हैं। डुल सू बैक में हेड होल्ड करके पेन में है और लीडर को कॉल करता है। कान जून टैब डुल सू के साथ रॉक, पेपर, सिजर्स गेम प्ले कर रहा है। कान जून कहता है, मैं सोच रहा हूं इस बार रॉक थ्रो करूं, चेंज का पॉसिबिलिटी है। डुल सू बैक करता है, स्टॉप करो। कान जून कहता है, फन गेम है। डुल सू कंप्लेन करता है, मेन ही हिट हो रहा हूं, मुझे मार दो इंस्टेड। कान जून रिप्लाई करता है, इस बार शायद डिफरेंट हो, और नेक्स्ट राउंड इनवाइट करता है। मीनवाइल एफ रैंक हंटर साइलेंटली वॉच कर रहा है, सोचता है, ये बंदा काफी देर से बॉदर कर रहा है, प्रीवियस वार्निंग याद है, और ये एक्ट कर रहा है जैसे प्राउड हो। और वंडर करता है, क्या ये मैनेजमेंट ऑफिस से बिलोंग करता है? कान जून गेम कंटिन्यू करता है। डुल सू से पूछता है, नेक्स्ट क्या थ्रो करोगे? डुल सू बैक करता है फेयर खेलने के लिए। कान जून डिस्डेन से पूछता है, अक्यूज कर रहे हो मुझे चीटिंग का? डुल सू क्विकली डिनाई करता है। कान जून इंटरप्ट करता है, मैं डिसाइड कर चुका हूं रॉक चूज करने का। डुल सू एक्साइटेडली सोचता है सिजर्स चूज करने का। फ्रैंक हंटर शेक हेड करता है, सोचता है, ऑफिस ने शायद मैड मैन नहीं भेजे। जैब फ्रैंक हंटर टर्न करता है। कान जून का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और सोचता है कि दे आर अबाउट टू अराइव। फ्रंट में लाई बोंग चा लास्ट स्केल्टन फिनिश करता है, कमेंट करते हुए, लगता है लास्ट है। किम बंगू कंफर्म करता है, फाइनली ओवर, और सजेस्ट करता है, सबने हार्ड वर्क किया, अब वापस चलते हैं। सडनली फ्रैंक हंटर सरप्राइज्ड होता है और शाउट करता है, क्या ये देख रहा हूं? पॉइंटिंग फॉरवर्ड। डिस्टेंट में फॉग के थ्रू मोनेस्ट्री या कैसल की सिलुएट अपीयर होती है। सिस्टम विंडो किम बंगू के सामने अपीयर होती है, अनाउंस करते हुए, हिडन डंजन डीमन वर्शिपर्स मोनेस्ट्री ओपन्ड। किम बंगू सरप्राइज में वंडर करता है, हिडन डंजन, जैकपॉट टाइप, प्राइसलेस आर्टिफैक्ट्स और रेयर मैजिक बुक्स मिलेंगे यहां, इन एडिशन टू ट्रेजर्स जो कहीं और नहीं मिलते, और कभी कभी एलिक्सर्स भी होते हैं। किम बंगू एक्सट्रीमली एक्साइटेड फील करता है और सोचता है कि अभी उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि फाइनली एक एलिक्सर मिले, जो उसकी मां को कोमा से जगाने वाली मेडिसिन है। किम बंगू कंटिन्यू करता है सोचना, याद करते हुए कि जो एलिक्सर्स ऑक्शंस में आते हैं वो एक्सॉर्बिटेंट प्राइसेस में बेचे जाते हैं, जो उसके अफोर्ड से काफी ज्यादा है, और उसे रियलाइजेशन होता है कि अगर वो खुद एक ले पाए तो ये उसका ओनली चांस होगा। वो ऐड करता है कि वो पीछे नहीं हटना चाहता, बस ट्राई करना चाहता है। फिर वो लाउडली पूछता है ग्रुप से, हिडन डंजन का क्या करना चाहिए? लाई बोंग चाओल सिस्टम विंडो को देखते हुए कमेंट करता है कि ये पहली बार है जब उसने पर्सनली देखा, और सोचता है कि अगर वो ऑफिस को रिपोर्ट करे तो ऑफिस थोड़ा रिवॉर्ड देगा और सारे राइट्स ले लेगा। किम बंगू सजेस्ट करता है कि क्योंकि वो ऑलरेडी यहां है, बेटर है कि खुद फिनिश करने की कोशिश करें। लाई बोंग चाओल डाउट के साथ रिप्लाई करता है, वंडरिंग कि क्या ये ग्रुप सच में सक्सीड कर सकता है, और फ्रैंकली ऐड करता है कि सिर्फ 2 लोग ही रियल पावर रखते हैं। किम बंगू ट्राई करता है कॉन्विंस करने के लिए,
पॉइंट आउट करते हुए कि वो ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुके हैं और ये अभी भी डी रैंक गेट के अंदर है तो ज्यादा डेंजरस नहीं है। जब लाई बोंग चाओल पूछता है कि क्या वो श्योर है, किम बंगू एश्योर करता है कि वर्स्ट केस सिनारियो बस डैंक है। लाई बोंग चाओल एक्साइटेड हो जाता है और डिसाइड करता है ट्राई करने का। सोचता है कि अगर बड़ा प्रॉफिट बना लिया तो शायद रिटायर भी हो सकता है परमानेंटली। फिर वो टीन पोर्टर्स कान जून, डुल सू और एफ फ्रैंक हंटर से ओपिनियन पूछता है। फ्रैंक हंटर वंडर करता है कि क्या ये ओवरटाइम कंसिडर होगा और ओवरटाइम पे कितना मिलेगा। लाई बोंग चाओल हाथ रेस करके 5 फिंगर शो करता है और अनाउंस करता है कि वो 5 टाइम्स नॉर्मल प्राइस पे करेगा, लेकिन वार्निंग देता है कि ध्यान से सोचो क्योंकि रिस्क भी 5 टाइम्स ज्यादा होगा। पोर्टर स्टार्ट कैलकुलेट करते हैं। डेली वेज था 300,001 और 5 टाइम्स 500,001। कान जून एंथुजियास्टिकली अग्री करता है और फ्रैंक हंटर हेजिटेंटली फॉलो करके पार्टिसिपेट अनाउंस करता है। किम बंगू नोट करता है, डील डन अनाउंस करता है और रेट स्टार्ट करने का डेक्लेरेशन देता है, जबकि लाई बोंग चाओल ऐड करता है कि अब वो सेट ऑफ करेंगे। टीन पोर्टर्स हंटर्स के पीछे फॉलो करते हैं। जैसे ही वो मोनेस्ट्री की तरफ हेड करते हैं, जैसे ही वो मैजेस्टिक और स्कैरी गॉथिक बिल्डिंग के पास पहुंचते हैं, किम बंगू कमेंट करता है कि गेट का टेरिफाइंग ऑरा है। फिर अनाउंस करता है कि वो पहले एंटर करेगा। ग्रुप ह्यूज डोर से एंटर करता है। कान जून नोटिस करता है कि जगह काफी डार्क है और किम बंगू अग्री करता है और कॉशियसली मूव करने के लिए कहता है। जैसे ही वो आगे एडवांस करते हैं, डोर अपने आप लॉक हो जाता है। किम बंगू सडनली शाउट करता है, डोर क्लोजिंग है। लाई बोंग चा पैनिक में टर्न होता है, वंडरिंग कि क्या वो ट्रैप्ड हो गए हैं। डोर कंप्लीटली क्लोज हो जाता है उनके पीछे। लाई बोंग चा शाउट करता है, सबको बोलते हुए ट्राई करने के लिए और खुद रश करता है। वो हैवी ऑर्नेट डोर पुश करता है, लेकिन नोटिस करता है कि मूव नहीं होता। एंगर में फिस्ट से पंच करता है और कंक्लूड करता है कि डोर तब तक नहीं खुलेगा जब तक मॉन्स्टर्स क्लियर नहीं हो जाते। किम बंगू कामली रिप्लाई करता है, याद दिलाते हुए कि वो शुरू से ही इंटेंशन के साथ आए थे कि फिनिश करना है। फिर वो डिसाइड करते हैं आगे मूव करने का। डुल सू लॉक डोर के बारे में वंडर करता है, लेकिन कान जून रियश्योर करता है कि कुछ नहीं है, वर्स्ट केस बस बैरियर स्पेल है जो वो ब्रेक कर सकता है अगर जरूरत हो, और आगे मूव करने के लिए अर्ज करता है। ग्रुप लॉन्ग डार्क कॉरिडोर से प्रोसीड करता है जो स्ट्रेंज कार्विंग्स से डेकोरेटेड है। किम बंगू पॉइंटिंग आउट करता है कि मॉन्स्टर्स का एब्सेंस स्ट्रेंज है। लाई बोंग चाओल अग्री करता है। सडनली किम बंगू स्टॉप करता है और कहता है वेट करने को, और वंडर करता है जो वो देख रहा है। लाई बोंग चाओल का फेस भी शॉक में है। ग्रुप डिस्कवर करता है लार्ज हॉल फिल्ड विद ह्यूज नंबर ऑफ कॉर्प्सेस और ब्लड, जैसे वायलेंट बैटल हुआ हो। लाई बोंग चाओल मटर करता है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा जो मैं देख रहा हूं। किम बंगू नोट करता है कि लगता है बैटल हुआ और दोनों साइड्स अननाइलेटेड हो गए। सडनली फ्रैंक हंटर शाउट करता है टू अलर्ट देम टू समथिंग। हॉल के एंड में ब्लड स्टेन्ड ऑल्टर है जिसमें ह्यूज स्टैचू ऑफ विंग्ड डीमन बैठा है। किम बंगू स्टैमर करते हुए वंडर करता है, ये रियल डीमन है क्या? कान जून क्वाइटली वंडर करता है कि यहां क्या हो रहा है। While thinking he has seen this scene somewhere before, डुलसू नोटिस करता है कुछ ऑल्टर पे कार्व्ड, पॉइंटिंग आउट कि ये लैंग्वेज फ्रॉम अनदर वर्ल्ड लग रहा है। कान जून ऑर्डर करता है ट्रांसलेट करने को। डुलसू अफर्मेटिव रिप्लाई देता है और इंस्क्रिप्शंस एग्जामिन करता है, एक्सप्लेन करते हुए कि ये डीमन वर्ल्ड की लैंग्वेज है। लाई बोंग चाओल पूछता है, क्या तू पढ़ सकता है? डुलसू अपना मोनोकल एडजस्ट करके रिप्लाई करता है कि वो अलाउड रीड करेगा। डुलसू फर्स्ट पार्ट रीड करता है, ट्रायल मस्ट बी पास्ड एंड वर्दिन इज प्रूवन। किम बंगू वंडर करता है ट्रायल का मीनिंग क्या है। डुलसू स्कैटर्ड कॉर्प्सेस देखकर कंक्लूड करता है कि ट्रायल था फाइट करना मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट, और सिंस सब डेड है इसका मतलब है कि ट्रायल ऑलरेडी पास हो चुका है। डुलसू कंटिन्यू करता है रीड करना और पॉइंट करता है इंस्क्रिप्शन पे जो मेंशन करता है कि फेथ और लॉयल्टी प्रूव करना होगा।
by offering 10 living souls on the altar. लाई बोंग चाओल डिस्गस्ट से वंडर करता है कि ये किस तरह का नॉनसेंस पढ़ रहा है। डुलसू कंटिन्यू करता है रीड करना, एक्सप्लेन करते हुए कि टेक्स्ट नोबल गार्डियन ऑफ हेल के डेसेंट के बारे में है और जरूरत है कि उसके सामने नील करें और फॉरगिवनेस मांगे, और सिर्फ वही लोग जो उसे फॉरगिव किए जाएंगे अलाइव वापस जा सकते हैं। डुलसू एडमिरेशन के साथ कमेंट करता है ब्लड स्टेन्ड ऑल्टर और बर्निंग कैंडल्स पे, कहता है कि अमेजिंग है और पॉइंट करता है कि ऑल्टर एन्चांटेड है समनिंग स्पेल के साथ, इतनी स्ट्रॉन्ग कि ये हाई लेवल डीमन को समन कर सकता है। लीच गुस्से में शाउट करता है, उसे सीनाइल ओल्ड फूल बोलता है और डिसबिलीफ एक्सप्रेस करता है। डुलसू कामली नियर बाय वॉल के इंस्क्रिप्शंस पॉइंट करता है, एक्सप्लेन करता है कि ये फायर ऑफ हेल सिंबलाइज करते हैं और फायर ऑफ हेल एक एटर्नल फ्लेम है जो लाइफ फोर्स पे फीड करता है और डीमन समन का कॉमन कैटलिस्ट है। किम बंगू हॉरर के साथ रियलाइज करता है, कहता है कि इस टाइप का हर फ्लेम एक इंसान की लाइफ लेता है और ऑल्टर पे ऑलरेडी 9 कैंडल्स लिट है। किम बंगू कंक्लूड करता है कि 9 सैक्रिफाइसेस ऑलरेडी हो चुके हैं और एक और कंप्लीट करेगा रिचुअल, और पूछता है कि क्या ये डीमन को समन करने का तरीका है और उन्हें जिंदा रहने की परमिशन मांगने का, जिसके लिए डुलसू कंफर्म करता है प्लेग के हिसाब से। लायोंग चास्क ऑफ करता है, वंडर करता है कि क्या वो सच में बिलीव करते हैं। सडनली फ्रैंक हंटर इंटरवीन करता है, कहता है कि उन्हें डिसीजन लेना होगा। किम बंगू सरप्राइज में पूछता है क्या मतलब, और हंटर स्कैरी लुक के साथ बैग टाइट करते हुए कहता है कि क्या वो बस बैठ के सब मरने वाले हैं। किम बंगू कंफ्यूज्ड है, पूछता है क्या मतलब। फ्रैंक हंटर ऑमिनस टोन में कंटिन्यू करता है, कहता है कि टाइम हैज कम, और लाई बोंग लुक करता है हॉरर में, वंडरिंग क्यों उसके फेस पे वो लुक है। फिर फ्रैंक हंटर हिस्टेरिकल लाफ्टर में बर्स्ट करता है। लायोंग चा एंग्रिली शाउट करता है, उसे स्काउंड्रल बोलता है और कहता है कि सिचुएशन फनी नहीं है। किम बंगू स्कैर्ड लुक करता है। हंटर सार्केस्टिकली अपोलोजाइज करता है, कहता है कि सबको फ्रीज देख के लाफ करना पैथेटिक लगता है। फिर कोल्डली अनाउंस करता है कि टाइम आ गया डिसाइड करने का कि नेक्स्ट सैक्रिफाइस कौन होगा, वंडरिंग कौन उनमें सबसे यूजलेस है। किम बंगू प्रोटेस्ट करता है, रिफ्यूज करता है और इंसिस्ट करता है कि अगर केयरफुली सर्च करें तो सब सर्वाइव कर सकते हैं। ली ब्योंग चाओल सोचता है कि ये आदमी क्रेजी लगता है और अगर किसी को मारना है तो वो कोई होना चाहिए जो ऑलरेडी काफी लंबी लाइफ जी चुका हो। उसकी नजर डुलसू, क्रेसले और कान जून पे जाती है। डुलसू नोटिस करता है वो लुक और वंडर करता है अगर वो है जिसके लिए कहा गया लिव्ड लॉन्ग इनफ। ये रियलाइज करता है कि वो तो इंसान ही नहीं था पहले से, और फियर के साथ वंडर करता है कि शायद ये रेफरेंस उसके मास्टर कान जून पर है जो 300 साल से ज्यादा पुराना है। डुलसू विस्पर करता है अपने मास्टर कान जून को, बेगिंग फॉरगिवनेस, वार्निंग करता है कि वो इंसोलेंट लोग टारगेट कर रहे हैं और डिस्क्राइब करते हैं एज समवन लिव्ड लॉन्ग इनफ। कान जून कामली रिप्लाई करता है और कंफर्म करता है कि वो ही मेंट है। जब डुलसू कंफ्यूज होता है कि क्या सच में वो मेंट है, कान जून फिर से कंफर्म करता है। इरकान जून उसे कहता है स्टे स्टिल, रेफरिंग टू प्रीवियस रॉक पेपर सिजर्स लॉस। डुलसू सबमिट कर देता है उसकी विल को। एट दैट मोमेंट किम बंगू शाउट करता है, डिमांड करते हुए कि रश मत करो और ट्राई करो सबके सर्वाइव करने का वे फाइंड करने के लिए। लायोंग चा एंग्रिली शाउट करता है किम बंगू पे, अक्यूज करता है कि वो स्टिल ट्राई कर रहा है प्लेस सेंट और असर्ट करता है कि वो गलत नहीं है। वॉर्न करता है कि अगर ऐसे कंटिन्यू किया तो सब ट्रैप्ड और पेरिश हो जाएंगे, और एंग्रिली ऐड करता है कि ये सब किम बंगू के वजह से हुआ क्योंकि उसने टॉपिक स्टार्ट किया। किम बंगू ट्राई करता है काम करने, कहता है आर्ग्यू करने से कुछ चेंज नहीं होगा। लायोंग चा हेटफुल लुक देता है और कहता है कि अगर वो एंड तक हिपोक्रेट बनेगा तो उसको मर जाना चाहिए इंस्टेड। किम बंगू शॉक में वंडर करता है क्या मतलब, और लीच सार्केस्टिकली रिप्लाई करता है, वंडर करता है क्या सच में नहीं चाहते। सडनली फ्रैंक हंटर हिस्टेरिकली लाफ करता है और कमेंट करता है सीन पे कि बहुत एंटरटेनिंग है
और ऐड करता है कि जब लोग कॉर्नर्ड होते हैं वो अपनी अगली नेचर रिवील करते हैं। लायोंग चाओल एंग्रिली टर्न करता है, पूछता है क्या प्रॉब्लम है उससे। फ्रैंक हंटर रिप्लाई करता है कि और फाइट करने की जरूरत नहीं, मैटर क्लियर हो गया है। फिर फ्रैंक हंटर अपना ट्रू फेस रिवील करता है, एक्सप्लेन करता है कि शुरू से ही इंटेंशन था उन्हें सबको मारने का, और बिगिन करता है स्पेल कास्ट करना। डार्क पर्पल एनर्जी गैदर होती है उसके अराउंड और स्केल्टन्स ग्राउंड से राइज करते हैं उसके मैजिक के रिस्पॉन्स में। ली ब्योंग चाओल हॉरर में रियलाइज करता है कि वो नेक्रोमांसर है और एंग्रिली शाउट करता है, कर्स करने की कोशिश करता है। नेक्रोमांसर फॉर्मर फ्रैंक हंटर विकेट स्माइल के साथ नोट करता है कि फाइनली उसने उनकी ट्रू नेचर रियलाइज कर ली। ये रिवील करता है अपना आइडेंटिटी एज हंटर किलर बिलोंगिंग टू एंटी ऑफ हिज अलायंस और करेक्ट करता है लाई बोंग चाओल, कहता है कि वो गार्बेज रैंक का नहीं, एयर रैंक का है, फंडामेंटली अलग है उनसे, कंसिडरिंग हिमसेल्फ अ ग्रेट बीइंग। लायोंग चाओल स्टन्ड है, रिपीट करता है अलायंस का नेम और रियलाइज करता है कि ये हंटर ऑफिस के अपोजिट बिलीव करते हैं कि स्पेशल पावर्स वाले लोग वेल्थ और पावर मोनोपोलाइज करें, और रियलाइज करता है कि ये आदमी किलर है जो हंटर्स को ट्रैक करता है, जो ऑफिस से अफिलिएटेड है। लाई बोंग चाओल आर्मी ऑफ स्केल्टन्स देखता है नेक्रोमांसर के समन किए, सोचता है डेस्परेटली कि नंबर 20 या 30 तक हो सकता है, और रियलाइज करता है कि अब वो लोग एरन किलर फेस कर रहे हैं। किम बंगू कहता है कि विनिंग का कोई चांस नहीं। लाई बोंग चाओल नीस पे कोलैप्स करता है, अनाउंस करता है कि ओवर है और वो लोग एज गुड एज डेड। पर किम बंगू एंग्रिली शाउट करता है, डिमांड करता है कि एटलीस्ट फाइट करने की कोशिश करें। नेक्रोमांसर अपना हैंड एक्सटेंड करता है टुवर्ड्स फॉलन लाई बोंग चाओल, मॉक करता है उसके पोस्चर को, डिमांड करता है कि एक्सेप्ट करे फेट और बी द सैक्रिफाइस फॉर द ग्रेट कॉज। और उस मोमेंट कान जून स्टेप फॉरवर्ड करता है, नेक्रोमांसर को एड्रेस करता है और डिमांड करता है कि वो स्टॉप करे। नेक्रोमांसर, जो पहले एक एफ्रैंक हंटर था, कान जून को याद दिलाता है कि उसने पहले ही वॉर्न किया था कि एंड तक प्रिटेंड करना बेहतर होगा। जब नेक्रोमांसर पूछता है कि क्या कान जून किसी ऑफिस से बिलोंग करता है, तो कान जून सीधा मना कर देता है। नेक्रोमांसर फिर भी उसका असली ओरिजिन जानना चाहता है, तो कान जून कैजुअली बोलता है, मैं सिलिम डोंग के एक घर से आया हूं। नेक्रोमांसर समझ जाता है कि कान जून अपनी असली आइडेंटिटी बताने का कोई इरादा नहीं रखता। फिर वो फिर से पूछता है कि कान जून यहां तक कैसे आया। कान जून थोड़ा सार्केज्म से कहता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से, साइलम स्टेशन से डायरेक्ट बस ली थी। नेक्रोमांसर उसके जवाब की लॉजिक पर डाउट करता है, तो कान जून कहता है, तुम वैसे भी कंप्लेन करोगे, चाहे मैं जवाब दूं या न दूं। फिर कान जून टॉपिक चेंज करता है और पूछता है कि उसका डीमन समन करने का प्लान क्या है। नेक्रोमांसर रिवील करता है कि वो मार्बस, 72 ग्रेट डीमंस में से एक, को समन करना चाहता है। कान जून उसका नाम रिपीट करता है जैसे उसे वो पहले से याद हो। नेक्रोमांसर एक्सप्लेन करता है कि वो मार्बस के सामने अपनी लॉयल्टी डिक्लेयर करेगा और एक सर्विट्यूड कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। तभी कान जून बीच में बोल पड़ता है, अच्छा तो यही बात थी। नेक्रोमांसर अपना प्लान कंटिन्यू करता है कि वो मार्बस की इमेंस पावर लेकर वर्ल्ड ऑर्डर को रीबिल्ड करेगा। पर कान जून फिर इंटरप्ट करता है और कैजुअली कहता है, मुझे लगा था मैंने इन 72 डीमंस में से ज्यादातर को पहले ही मार दिया था। उसके दिमाग में एक फ्लैशबैक आता है, डीमन से लड़ाई करते हुए। फिर वो सोचता है, शायद ये मार्बस उन कुछ डीमंस में से एक था जो तब बच निकला था। नेक्रोमांसर उसकी बातें इग्नोर करता है और गुस्से में डिक्लेयर करता है, ग्रेट कॉज के लिए तुम्हें मरना ही होगा। वो डार्क मैजिक छोड़ देता है, स्केल्टन्स और शैडोई फिगर्स की सेना समन करते हुए। इस मोमेंट पर लायोंग चाओल होपलेस फील करता है, सोचता है कि वो इतने बेकार तरीके से मरने वाला है। किम बंगू भी सबसे माफी मांगता है, कहता है उसकी ग्रीड ने सबको इस हालत में ला दिया। तभी कान जून आगे बढ़ता है, काम और कंपोस्ट, और कहता है,
मौत सबको कभी न कभी आनी ही है, पर आज नहीं। किम बंगू कंफ्यूज हो जाता है, समझ नहीं पाता कान जून का मतलब क्या है। कान जून नेक्रोमांसर के सामने खड़ा होता है और कोल्डली बोलता है, अगर मुझे मरवाना है तो पहले मेरी वेजेस दे दो, फिर मैं मर जाऊंगा। उसके कहने के तुरंत बाद एक मैसिव ब्लैक पर्पल मना एनर्जी उसके बॉडी से निकलकर पूरे हॉल को भर देती है। नेक्रोमांसर शॉक में रह जाता है, आंखें फैल जाती है। ये क्या देख रहा हूं मैं? इतनी पावरफुल ब्लैक मना? वो समझता है कि कान जून की मना उसके जैसी ही है, लेकिन उसका डिग्री ऑफ पावर उससे कई गुना ज्यादा है। जैसे ही वो डर से कांपता है, उसकी आंखों में कान जून का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और कान जून के पीछे एक बड़ी डरावनी शैडो उभर कर आती है, एक ऐसी शक्ल जो ग्रिम रीपर जैसी लगती है। नेक्रोमांसर डर के मारे चीखने लगता है, समझ जाता है कि उसके सामने खड़ा इंसान कोई और नहीं, रीपर है। उसका सारा शरीर फियर से हिलने लगता है। वो जमीन पर गिर जाता है, माफी मांगता है, भीख मांगता है। सिर्फ एक ही सोच उसके दिमाग में, मुझे यहां से भागना होगा। उसी वक्त कान जून एक जबरदस्त आवाज में पुकारता है, क्रेम्सले, जो कि डुलसू का असली नाम है। डुलसू तुरंत जवाब देता है, जी मेरे मालिक। कान जून उसे ऑर्डर देता है, तैयार हो जाओ, अपनी इस दिखाने का वक्त आ गया है। डुलसू की आंखें क्रिम्सन लाल चमकने लगती है। वो एक ग्रैंड अनाउंसमेंट शुरू करता है, एक अनियमित विनाश आ चुका है, सब तैयार हो जाओ। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज जाती है। फिर वो कान जून का परिचय देता है, देखो, मृतकों का राजा जो जीवितों पर भी राज करता है। डुलसू अपना भाषण नेक्रोमांसर की तरफ करके खत्म करता है, महान अमर के सामने झुको, सम्राट को नमन करो। और जैसे ही ये कहने की गूंज खत्म होती है, एक काली घूमती हुई ऑरा पूरे हॉल में फैल जाती है। सभी स्केल्टन्स जमीन पर घुटने टेक कर झुक जाते हैं। किम बंगू शॉक में खड़ा रहता है, आंखें फैली हुई। ये हो क्या रहा है? नेक्रोमांसर, जो अब तक एक एफ्रैंक हंटर होने का नाटक कर रहा था, जमीन पर घुटने टेक कर कान जून से माफी मांगने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं गलत था। कान जून, जो अब भी अंधकार की औरा में लिपटा हुआ है, शांत आवाज में कहता है, सच कहूं, मैं भी सिर्फ एक नॉर्मल जिंदगी चाहता था। वो आगे बढ़ता है, नेक्रोमांसर के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है और कहता है, मैं बस एक सिंपल लाइफ चाहता था, बिना दिक्कत, बिना परेशानी के। पर लगता है दुनिया को ये मंजूर नहीं। फिर कान जून उसका चेहरा पकड़कर ऊपर उठाता है और सार्कास्टिकली कहता है, तुम ऐसे बोल रहे हो जैसे एक शांत जिंदगी चाहना कोई पवित्र मकसद हो। उसी पल कान जून की आंखें लाल चमकने लगती है। उनके बीच में एक अजीब सिंबल दिखाई देता है। नेक्रोमांसर की आंखों में उसी का रिफ्लेक्शन दिखाई देता है और डर से उसकी सांस रुक जाती है। डुलसू समझ जाता है, मास्टर ने अपनी डिमोनिक आई एक्टिवेट कर दी है। वो समझाता है, ये एक हाई लेवल इल्यूजन टेक्निक है। जो भी इनकी आंखों में देखता है, वो अपने सबसे बड़े नाइटमेयर में खींच लिया जाता है। जितना ज्यादा पावर गैप हो, उतना ज्यादा खौफनाक उसका नरक होता है। नेक्रोमांसर चिल्लाता है, उसके दिमाग में राक्षस और खून के सीन्स भर जाते हैं। उसकी चीखें हॉल में गूंज जाती है और फिर वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। शरीर कांप रहा होता है। किम बंगू पूरी तरह से कंफ्यूज्ड और टेरिफाइड होता है। सोचता है, ये बंदा है कौन? कान जून खड़ा होता है, नेक्रोमांसर के शरीर को देखते हुए कहता है, बुरा नहीं था, ज्यादा देर तक होश में रहा। अक्सर लोग तो तुरंत टूट जाते हैं। फिर वो किम बंगू की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तुम भी उसकी तरह मरना चाहते हो? किम बंगू हिचकिचाते हुए कांपती आवाज में कहता है, नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। कान जून ठंडी नजर से कहता है, अपनी जुबान संभाल कर रखना। तब डुलसू आगे बढ़ता है और पूछता है, मेरे मालिक, क्या हम इसे मार दें ताकि इसका राज कभी न निकले? किम बंगू के चेहरे पर प्योर हॉरर छा जाता है, पर कान जून कहता है, नहीं,
मैंने इस पर एक प्रोहिबिशन स्पेल लगा दिया है, ये बोल नहीं पाएगा। डुलसू सिर हिलाकर कहता है, तो अब हमें डीमन को समन करने पर ध्यान देना चाहिए और एक रास्ता ढूंढना चाहिए। कान जून कहता है, सही कहा, और अगर समन्ड डीमन कोऑपरेट नहीं करता तो उसे खत्म करके दूसरा तरीका ढूंढेंगे। फिर कान जून अपनी आंखें नेक्रोमांसर के लाश पर डालता है और कमांड देता है, स्केल्टन्स, डीमन को बुलाओ। सारे स्केल्टन्स एक साथ उठ जाते हैं। नेक्रोमांसर के बॉडी को घसीटकर ऑल्टर तक ले जाते हैं। उनमें से एक स्केल्टन अपनी तलवार उठाता है और नेक्रोमांसर के दिल में घुसा देता है। खून छलक जाता है। किम बंगू अपना मुंह ढक लेता है, आंखें फैली हुई। ये क्या कर रहे हैं ये लोग? ऑल्टर पर 10 एथ और आखिरी कैंडल जल उठती है और उसके साथ ही एक मैसिव डार्क एनर्जी ऑल्टर से फूट पड़ती है, पूरा कमरा हिला देती है और किम बंगू पीछे की तरफ उछल जाता है। एक बड़ा पंख वाला डीमोनिक क्रीचर, गारगोल जैसा, ऑल्टर पर कांप रहा था। कान जून ने उस क्रीचर को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, क्या एंट्री मारी है, इंप्रेसिव। उसी वक्त समंड डीमन मार्बस के दिमाग में पुरानी यादें उभर आईं। सदियों पहले उसने अपनी आंखों के सामने अपनी जाति का क्लयाम देखा था और बचे हुए कुछ ही लोग अलग अलग रियल्म्स में भागकर छुप गए थे। उस दिन के बाद अपनी ताकत खोकर मार्बस एक कमजोर भगोड़ा बन गया जो डायमेंशन से डायमेंशन भटकता रहा, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बदले की आग उसके अंदर जिंदा थी। अब जब उसने कुछ ताकत वापस पाली थी तो उसने ये समनिंग कॉल एक्सेप्ट कर ली। जब वो इस नए डायमेंशन में आया तो उसने गरजती हुई आवाज में चीखा, कौन है जो मुझे बुलाने की जुर्रत करता है? कौन है जो मेरे जैसा बेहतर डीमंस में से एक, मार्बस, गार्डियन ऑफ हेल, के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता है? उसने चारों तरफ देखा और सोचा, ये जगह परफेक्ट है। मैं यहां से अपनी ताकत दोबारा बना सकता हूं, अपना बदला प्लान कर सकता हूं। फिर उसने घोषणा की, ठीक है, मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट करता हूं। कान जून शांत आवाज में बोलता है, अच्छा, अब मुझे याद आ गया, तुम कौन हो? मार्बस थोड़ा कंफ्यूज होता है। ये आवाज उसे पहचान सी लगती है। कान जून मुस्कुराता है, तुम ही तो थे ना जो सबसे पहले भाग गए थे? मार्बस का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वो हाफ कर बोलता है, नहीं, ये तो नहीं हो सकता। क्या तुम इमॉर्टल हो? कान जून थोड़ी मस्ती भरी आवाज में कहता है, हां, अगर काफी देर तक जिंदा रहो तो हर किसी से दोबारा मुलाकात हो ही जाती है। तुमसे यहां मिलना इंटरेस्टिंग है। काफी समय हो गया। तुम्हें देखकर थोड़ा खुशी हुई। डर से कांपते हुए मार्बस पूछता है, आप इस बेकार और सुनसान डायमेंशन में क्या कर रहे हो? कान जून कैजुअल अंदाज में बोलता है, ये मेरा घर है। ये सुनकर मार्बस तुरंत अपना टोन बदल देता है, ओह, क्या बात है, बहुत खूबसूरत डायमेंशन है ये। लेकिन अंदर से वो सोच रहा होता है, मैं तो गया, लास्ट टाइम तो कम से कम भागने का मौका था, अब तो इमॉर्टल के सामने अकेला हूं। मुझे भागना होगा। जब वो ध्यान हटा ले तब मुझे अपने भाइयों को दोबारा इकट्ठा करना होगा। मैं बदला लूंगा, ये यहां खत्म नहीं होगा। तब मार्बस झिझकते हुए आवाज में कहता है, ग्रेट किंग ऑफ डेथ, कृपया। कान जून उसे काट देता है, सीधा बोल। मार्बस जोर जोर से हाथ जोड़कर कहता है, मुझे माफ कर दो, मैं तो बस रिचुअल के थ्रू यहां खींच लिया गया हूं। मैं आपके घर में घुसने का इरादा नहीं रखता था। मैं कसम खाता हूं, मैं हमेशा के लिए गायब हो जाऊंगा, किसी दूर दुनिया में छिप जाऊंगा और शांति से जिंदगी बिताऊंगा। कान जून थोड़ा मुस्कुराकर कहता है, समझ गया। मार्बस थोड़ा कंफ्यूज होता है, आपका मतलब मैं जा सकता हूं? कान जून कहता है, हां, जा सकते हो। चल डुलसू, सोल हमारा इंतजार कर रहा होगा। काम खत्म करो, घर चलते हैं। मार्बस खुशी से झुक कर कहता है, ग्रेट इमॉर्टल, आपका एहसान हमेशा याद रहेगा।
वो मुड़कर भागने ही वाला होता है कि कान जून के दिमाग में कुछ आता है। उसे याद आता है एक पेरेंटिंग गाइड जिसमें लिखा था, बच्चों के इमोशनल डेवलपमेंट के लिए पेट्स बहुत फायदेमंद होते हैं। जिनके पास बचपन में पेट्स होते हैं उनका आईक्यू और एम्पैथी दोनों ज्यादा होता है। मार्बस धीरे से कह रहा होता है, तो मैं अब चलता हूं। तभी कान जून बोलता है, रुको। मार्बस ठिठक जाता है, डरे हुए कहता है, जजी क्या चाहिए अब? कान जून ठंडी आवाज में बोलता है, बाग करो। मार्बस आंखें फैलाकर कहता है, का क्या? आपका मतलब क्या? कान जून फिर कहता है, मैंने कहा बाग करो। मार्बस के अंदर गुस्सा उभर आता है। सोचता है, ये इमॉर्टल मेरी बेइज्जती कैसे कर सकता है? मैं बेहतर डीमंस में से एक हूं। लेकिन कान जून एक ठंडी शांत नजर से देखता है और कहता है, ज्यादा मेहनत लगाओ। आखिर में मार्बस टूट जाता है। वो जोरदार भौंकता है, वुफ। हॉल में गूंज जाती है। अंदर से वो शर्म और गुस्से से जल रहा होता है। सोचता है, मैं इस दिन की बेइज्जती कभी नहीं भूलूंगा। कान जून हल्का सा हंसा और बोला, अच्छा है, तुम्हें तो भौंकना काफी अच्छा आता है। मार्बस फेक स्माइल के साथ बोलता है, आपका शुक्रिया, ये मेरे लिए सम्मान है। कान जून ठंडी आवाज में कहता है, कॉम्प्लीमेंट नहीं दे रहा, मैं सच कह रहा हूं। तुम सच में एक कुत्ते जैसे लग रहे थे। डुलसू खुलकर हंसने लगता है, सच में मालिक, कमाल है, बिल्कुल कुत्ते जैसा लग रहा था। मार्बस के अंदर आग सी भड़क उठती है। उसका गुस्सा उबल रहा होता है। मैं एक डीमन लॉर्ड हूं और ये लोग मुझे कुत्ता कह रहे हैं। कान जून कैजुअल टोन में बोलता है, ठीक है, तुम पास हो गए। अब बताओ, क्या तुम शेपशिफ्ट कर सकते हो? मार्बस थोड़ा हैरान होकर कहता है, किस फॉर्म में? बदलू? कान जून थोड़ा सोचता है, सोचता हूं। एक 3 साल की लड़की को कौन सा पपी पसंद आएगा? मार्बस अंदर ही अंदर पैनिक कर रहा था। सोच रहा था कि वो तो डीमंस का डीमन है, एक ऐसा शैतान जिसका नाम उसकी पावर और उसके जुल्म के लिए पूरे हेल में मशहूर था। उसे गार्डियन ऑफ हेल कहते थे और वो 72 बड़े डीमंस के बीच एक टॉप रूलर था। और आज वो खुद को एक छोटी सी मोटी सी कॉर्गी के रूप में देख रहा था, छोटी टांगों पर हिलता हुआ, सांस फूलता हुआ, डिसबिलीफ में। कांग जून ने उसे देखा और बोला, क्यों तो लग रहा है, पर कुछ थोड़ा ऑफ है। डूलसू रिस्पेक्टफुली बोला, मास्टर, पूरी इज्जत के साथ, क्या यह पेट के लिए इनफ नहीं होगा? कांग जून ने कामली जवाब दिया, नहीं, ये थोड़ा कमजोर लगता है, टांग भी छोटी है, शायद मूवमेंट वीक हो। डूलसू बोला, अंदर से तो ये वैसे भी एक अलग ही जानवर है, तो क्यों न हर हाइनेस सॉल की पसंद देख ले? मार्बस, जो अब एक कॉर्गी था, अंदर ही अंदर सोचता है, इन इंसोलेंट लोगों की हिम्मत कैसे हुई मुझे नीचा दिखाने की? मैं इन सबको याद रखूंगा, एक दिन बदला जरूर लूंगा। कांग जून ठंडे टोन में बोला, ट्राई समथिंग एल्स। बेचारा मार्बस कान नीचे करके बोला, जी समझा। और वुश, वो एक फ्लफी व्हाइट पॉमरेनियन बन गया। कांग जून बोला, नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म, एक लॉन्ग हेड डॉग। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म, एक डैटसेंट। कांग जून का एक्सप्रेशन और ज्यादा इरिटेट होता गया। नेक्स्ट, मार्बस थोड़ा घबरा के वापस कॉर्गी बन गया। कांग जून ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, क्या कोई प्रॉब्लम है? मार्बस डरे हुए टोन में बोला, क्या आप मुझसे कह रहे हैं? कांग जून कामली बोला, हां, तुमसे। मार्बस के अंदर का ईगो चिल्लाया, इम्पॉसिबल, मैं नहीं। कांग जून की आंखों का एक्सप्रेशन बदल गया, कोल्ड और कमांडिंग। नेक्स्ट फॉर्म। मार्बस ने डेस्परेशन में ट्रांसफॉर्म किया। अब वो एक स्मॉल डोबरमैन बन गया। कांग जून के चेहरे पर फाइनली एक स्माइल आई, परफेक्ट। वो झुककर मार्बस के सिर पर हाथ रखता है। मार्बस के अंदर का गुस्सा उबल रहा था। उसने मुझे पेट किया? मुझे? मैं तो 72 डीमंस में से एक हूं और ये मुझे एक कुत्ते की तरह।
लेकिन जैसे जैसे कांग जून उसके सिर पर हाथ फेरता गया, उसे लगा, ये एक्चुअली अच्छा लग रहा है। क्या मैं अपनी पूंछ हिला रहा हूं? डूल सू हंसा, मास्टर, मुझे लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट है। पावर भी है और क्यूटनेस भी। प्रिंसेस सॉल को ये पसंद आएगा। कांग जून ने डोबरमैन मार्बस को गोद में उठाया और किम बोंगो से पूछा, तुम्हें कैसा लगता है? किम बोंगो ने शौक में कहा, ससिर्फ ग्रेट, बहुत कूल लग रहा है। कांग जून बोला, ऑलराइट देन, चलो घर चलते हैं। मार्बस अब भी डोबरमैन फॉर्म में सोचता है, मुझे इतनी इंसल्ट कभी नहीं मिली, लेकिन ये ऑडली सैटिस्फाइंग लग रहा है। जैसे ही कांग जून और डूलसू निकलने लगते हैं, किम बोंगो उन्हें बुलाता है। सर, एक मिनट। कांग जून मुड़कर कहता है, मुझे बुला रहे हो? बोंगो हाँ में सिर हिलाता है। सर, शायद बॉडी कलेक्ट कर लेना चाहिए ताकि मैटर स्मूथली हैंडल हो। कांग जून पूछता है, हैंडल का मतलब? बोंगो समझाता है, सर, ये बड़ा केस है। एंटी ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट यूनियन इसमें इन्वॉल्व है। इन्वेस्टिगेशन पक्का होगा। कांग जून सोचता है, ट्रबलसम, मुझे अननेसेसरी अटेंशन बिल्कुल पसंद नहीं। फिर काम टोन में बोंगो से कहता है, वैसे तुम अमेजिंग थे, तुमने मेरी जान बचाई। बोंगो कंफ्यूज्ड होता है, मतलब? कांग जून उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, मतलब तुमने एक खतरनाक क्रिमिनल को अपने हाथ से मार गिराया। बहुत बड़ी बात है। बोंगो शॉक में, बैकग्राउंड में इमेजिनरी मैथमेटिकल इक्वेशंस चलते हुए। डब्ल्यू वॉट? मैं? कांग जून सॉफ्टली बोलता है, तुम बहुत कुछ झेल चुके हो। और बोंगो पसीने में डूबा हुआ बस एक ऑकवर्ड स्माइल देता है, बस अपना काम कर रहा हूं, सर। कांग जून ने किम बोंगो के कंधे पर हाथ रखा, हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम्हारा शार्प एटीट्यूड मुझे पसंद आया। फिर सीधे टोन में अनाउंस किया, चलो अब निकलने का टाइम आ गया है। तभी ब्लड स्टेन्ड ऑल्टर के ऊपर एक ग्लोइंग ब्लू पोर्टल खुल गया। कांग जून, डूलसू और अपनी बाहों में डोबरमैन फॉर्म वाले मार्बस को लिए उस पोर्टल के अंदर चले गए। गेट के बाहर किम बोंगो अब ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट के एक ऑफिशियल से बात कर रहा था। ऑफिशियल ने कहा, यह जो हुआ एकदम बिजली गिरने जैसा था, पर अच्छा हुआ सब लोग सेफली वापस आ गए। फिर उसने एक फाइल देखते हुए कहा, बॉडी का आइडेंटिफिकेशन हो गया है। वो एंटी ब्यूरो मैनेजमेंट यूनियन का वांटेड किलर था। उसने बताया कि गेट स्पेशल इन्वेस्टिगेशन डिवीजन एक स्पेशल टीम बनाएगी और किम बोंगो को एक एडिशनल टेस्टिमनी के लिए बुलाया जाएगा। बोंगो ने मजबूरी में हाँ कर दी। ऑफिशियल बोला, जैसे ही इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगा, इंसिडेंट मीडिया में अनाउंस कर दिया जाएगा। बोंगो ने टेंशन से रिपीट किया, अनाउंस? उसने देखा पैरामेडिक्स एक स्ट्रेचर पर कवर्ड बॉडी ले जा रहे हैं और अंदर ही अंदर सोचा, अगर मिस्टर कान जून नहीं होते तो आज हम सब यही पड़े होते। फिर ऑफिशियल ने टॉपिक बदला, मिस्टर किम बोंगो, क्या आपका रिसेंट में सेकेंड अवेकनिंग हुआ है? बोंगो कंफ्यूज हुआ। हाँ? ऑफिशियल बोला, रिपोर्ट में लिखा है कि आपने खुद से एक एंटी ब्यूरो यूनियन हंटर को एलिमिनेट किया। बोंगो ने नर्वस हंसी के साथ कहा, सिर्फ किस्मत अच्छी थी। ऑफिशियल हंस के बोला, ज्यादा मोडेस्टी भी कभी कभी जहर होती है। फिर बोला, वैसे जिस आदमी को आपने मारा उसके सिर पर बाउंटी थी। बोंगो शॉक में, बी बाउंटी? ऑफिशियल ने कंफर्म किया, हां, उसकी बाउंटी सिर्फ उसके हेड पर ही हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस थी। ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट आपको रिवॉर्ड करेगा। फिर थोड़ा और स्पाइस डाल के बोला, मुझे लगता है आपको अब बड़े गिल्ड से कॉल्स आएंगी और जब ये न्यूज अनाउंस होगी आप एक स्टार बन जाओगे ओवरनाइट। वो एक्साइटेड टोन में बोला, सोचो हेडलाइंस क्या होंगी। नेशनल हीरो किम बोंगो, वो रैंक का रूकी जिसने एक रैंक किलर को सिर्फ एक वार में हरा दिया। बोंगो अंदर ही अंदर सोचता है, ये सब कंट्रोल से बाहर जा रहा है, लेकिन दिल से मानता है कांग जून ने वाकई मेरी जान बचाई थी। दूसरी तरफ कांग जून और डूलसू एक टोकबोकी फूड ट्रक के सामने खड़े थे।
डूलसू हफ कर रहा था। मुंह को फैन करते हुए बोला, मास्टर, ये खाना इतना स्पाइसी कैसे है? कांग जून कामली बोला, मत खा, अगर बर्दाश्त नहीं होता। डूलसू ने आंख बंद करते हुए कहा, मुझे जुबान महसूस ही नहीं हो रही। लेकिन हाथ रुक नहीं रहे। ये खाना किसी डीमन ने बनाया होगा। उसका मुंह जल रहा था, फिर भी खाता जा रहा था। दूर से किम बोंगू उन दोनों को देखता रहा। वो एरेंग किलर को बिना उंगली उठाए गिरा दिया और अब ऐसे खड़े खा रहे हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं। कांग जून ने मार्बस डोबरमैन फॉर्म में को गोद में पकड़े हुए पूछा, ये खाना तुमने बनाया था क्या, डूलसू? डूलसू ने तुरंत मना कर दिया, बिल्कुल नहीं, मास्टर। बोंगू के दिमाग में वो सीन घूम गया। बॉस मॉन्स्टर का हेल्पलेसली भीख मांगना और कांग जून का काम टेरिफाइंग प्रेजेंस। ऐसा इंसान एक पोर्टर के रूप में क्यों छुप रहा था? तभी कांग जून कैजुअली बोला, अगली बार स्पाइसी स्टर फ्राइड चिकन नूडल्स ट्राई करते हैं। ये टोक बोकी से डजन टाइम्स ज्यादा टेस्टी होते हैं। किम बोंगू के दिमाग में एक अजीब सोच आई। क्या कांग जून ब्यूरो ऑफ मैनेजमेंट से भागने वाला कोई क्रिमिनल है? पर तुरंत ही उसने खुद ही आइडिया रिजेक्ट कर दिया। नहीं, अगर वो क्रिमिनल होता तो मुझे अब तक जिंदा नहीं छोड़ा होता। उस तरफ डूलसू अपने ही एक्साइटमेंट में बोला, अगर ये टोकबोकी इतना डिमोनिक टेस्टी है तो सोचो उससे दर्जनों बार ज्यादा डिलिशियस खाना कैसा होगा। वो लिटरली नेक्स्ट मील के लिए एक्साइटेड हो गया। बोंगू ने सोच में कंक्लूड किया, कांग जून कम से कम एस्ट्रैंग तो जरूर होगा। उसके अंदर एक जज्बा जग गया, चाहे कुछ भी हो मुझे उसका डिसाइपल बनना ही पड़ेगा। मुझे स्ट्रांग बनना है और वो एलिक्सर भी हासिल करना है। थोड़ी देर बाद किम बोंगू, कांग जून और डूलसू के पास आया और एक एनवलोप उन्हें दिया। उसमें पैसे थे। कांग जून ने कैजुअली पूछा, ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? बोंगू ने कहा, हाँ, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, पर आपने मेरी जान बचाई है। कांग जून ने एनवलोप लेते हुए बोला, मैं इसका अच्छा यूज करूंगा। अगर किस्मत ने फिर मिलवाया तो शायद एहसान चुका पाओ। जब वो दोनों मुड़ के जा रहे थे, बोंगू ने बोला, 1 मिनट रुकिए, कम से कम 1 मील तो मैं खिला दूं। कांग जून ने मना कर दिया, मेरी फैमिली वेट कर रही है। कभी और सही। बोंगू ने डेस्परेशन से बोला, सर प्लीज, 1 ग्लास सोजू, या 1 घंटा, या आधा घंटा ही सही। कांग जून अचानक रुक गया, आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। तुमने अभी सोजू कहा? सीन में एक स्पार्कलिंग ग्रीन सोजू बॉटल चमकने लगी। बोंगू ने हेजिटेंट टोन में कहा, हां, सोजू। कांग जून ने बॉटल को देखा जैसे पुरानी यादें लौट आई हों। तो अर्थ पर अब भी सोजू है। उसने याद किया जब वो एनॉक्स कॉन्टिनेंट का एम्परर था। उसने दुनिया के हर प्रीमियम अल्कोहल ट्राई किए थे, पर सोजू का टेस्ट किसी ने मैच नहीं किया। उसने सालों तक उस फ्लेवर को रिक्रिएट करने की कोशिश की, पर कभी नहीं कर पाया। वापस प्रेजेंट में कांग जून ने काम टोन में कहा, ठीक है, चल 1 ग्लास सोजू तेरे साथ पी लेते हैं। सीन शिफ्ट, ग्रैंडमा के हैंगओवर सूप रेस्टोरेंट। कांग जून ने सोजू का एक शॉट लिया, आंखें बंद करके सांस छोड़ी। यही वो टेस्ट है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। दूसरी तरफ डूलसू फुल इंथुजियाज्म में गुकबब सूप खा रहा था। ये तो असली लावा जैसा है, इतना गरम, इतना स्पाइसी, इतना डीमोनिक। उसने वंडर किया, क्या मुझे याद भी है लास्ट टाइम कब किसी वैम्पायर लॉर्ड ने ऐसे ब्लड टेस्ट किया था? डूलसू लिटरली टीयर्स के साथ बोला, ये टेस्ट तो इन्फर्नल है, डिवाइन एंड डिमोनिक दोनों। किम बोंगू उन्हें देखकर सोचता रहा, ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे 10 साल बाद पहली बार सोजू और गुकबब टेस्ट कर रहे हों। और फिर खुद ही डिसाइड किया, एक बॉटल और मंगवाता हूं। उसने आंटी को बुलाया, आंटी, एक बॉटल सोजू और एक बॉल गुकबब। और डूलसू ने आंटी की तरफ मुड़ के बोला, ओ ओल्ड वुमन, मैं तुम्हारी कुर्बानी अप्रिशिएट करता हूं। अपना ख्याल रखो,
हेल्थ सबसे जरूरी है। आंटी ने आईब्रो उठाई। बेटा, मुझे जानते हो क्या? और अगर फ्लर्ट कर रहे हो तो बंद करो और खा लो चुपचाप। डूल सू हर्ट एक्सप्रेशन में बोला, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा। फिर अंदर ही अंदर सूप को देखता रहा। मैं इस मील का एक भी बाइट वेस्ट नहीं करूंगा। ये तो उसके प्राइसलेस सैक्रिफाइस का फल है। आंटी ने कंफ्यूजन में सोचा, ये पागल क्या बोल रहा है? और डूल सू अपनी थॉट्स में और इमोशनल हो गया। ऐसी महिला जो अपना ब्लड इस डिश के लिए दे और फिर भी नॉर्मल एक्ट करे, वो तो सेंट है। बोंगो ने देखा कि डूल सू की आंखों के कोने नम हो गए। क्या ये सच में रो रहा है? शायद इसने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। खाना खाते हुए और सोजू पीते हुए बंगू की तरफ मुड़ता है और पूछता है, तू खाना क्यों नहीं खा रहा? बंगू थोड़ा नर्वस होकर कहता है, मैं खा रहा हूं, बस आराम से। फिर पोलाइटली कहता है, वैसे मेरा नाम बंगू है। कान जून हंसते हुए कहता है, सब मत बोल, मुझे बस कान जून कह। बंगू तुरंत अग्री कर लेता है। कुछ देर बाद बंगू हिम्मत जुटाता है और पूछता है, क्या आप मुझे अपना डिसाइपल बनाएंगे? कान जून थोड़ा शॉक होता है। डिसाइपल? और बिना सोचे सीधा मना कर देता है, बिल्कुल नहीं। बंगू के फेस पे डिसअपॉइंटमेंट होती है, लेकिन वो एक्सपेक्ट भी कर रहा था यही। फिर वो कहने लगता है, मैं एक एफ्रैंक हंटर हूं। कान जून उसकी बात काट देता है। सूप का बॉल उठाते हुए बोलता है, मुझे सैड स्टोरीज बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन अगर ये मील का पेमेंट समझा जाए तो सुन लूंगा। बंगू सरप्राइज होता है, सच में? फिर वो दिल से बोलता है, मैं हंटिंग छोड़ नहीं सकता। मेरी बहन की फीस, घर के खर्चे, माँ का हॉस्पिटल बिल, और कोई जॉब नहीं जो इतना कमा के दे। माँ को बचाने के लिए मुझे एलिक्सर चाहिए। कान जून थोड़ी सीरियस हो जाता है। एलिक्सर? और अपने मन में सोचता है, क्या वो वही एलिक्सर कह रहा है जो एनॉक्स के इंपीरियल ट्रेजरी में 12 बॉटल्स के फॉर्म में रखा था? बंगू बोलता रहता है, मुझे पता है ये सिर्फ एक सपना है, लेकिन एलिक्सर से कोई भी अपनी कीमत खुद तय कर सकता है। ये इतना रेयर है कि इसका दाम दसों कासों बिलियन तक जाता है और पैसे से भी नहीं मिलता। इतना सुनते ही कान जून सूप पीते हुए अचानक चौंक जाता है, जोर से खांसने लगता है। डुल सू मजे से खा रहा होता है और कान जून उसकी तरफ घूर के कहता है, तुझे तो सब यूजलेस चीजें कैरी करनी होती है, कम से कम एक बॉटल ये भी ले आता। बंगू कंफ्यूज होकर पूछता है, आपने क्या कहा? कान जून कैजुअली बोलता है, कुछ नहीं। बंगू फिर से सीरियस हो जाता है। ड्रिंक डालते हुए कहता है, एलिक्सर पाने का और कोई तरीका नहीं, मुझे खुद ही गेट्स रेड करने पड़ते हैं। कान जून पूछता है, सिर्फ अपनी बॉडी से? बंगू हां में सिर हिलाता है। कई बार मौत के करीब आया, महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा, लेकिन रुका नहीं। आखिर सीरंग तक पहुंच गया। कान जून कहता है, तेरा लाइफ तो एक नॉवल जैसा लगता है। बंगू मुस्कुराता है, आपको सच में लगता है? पहले जब गेट्स नहीं थे, सब लोग खुश थे। मुझे उस खुशी को वापस लाना है, चाहे जान चली जाए। ये कहकर वो रो पड़ता है। कान जून चुपचाप उसे देखता है। बंगू उसका नाम लेकर बोलता है, मुझे जल्दी से स्ट्रांग बनना होगा। मेरी मां के पास ज्यादा टाइम नहीं है। मुझे अपना डिसाइपल बना लो, सिर्फ एक मौका दे दो, मैं कुछ भी कर लूंगा। कान जून बोलता है, बॉन्ग पियो। एक आदमी सबके सामने क्यों रो रहा है? बंगू तुरंत कहता है, मेरा नाम बंगू है। कान जून हंस के बोलता है, रोना बंद कर, अपने कंधे सीधे रख और फक्र से खड़ा रह। बंगू खुद को सीधा करता है, जोश से कहता है, जी, और अपने मन में सोचता है, बॉन्ग पियो भी ठीक नाम है। फिर कान जून कहता है, ठीक है, बॉन्ग तय। बंगू कहता है, बॉन्ग तय भी बुरा नहीं। कान जून पूछता है, तू सच में कुछ भी करेगा? बंगू तुरंत बोलता है, बिल्कुल, मैं सब कुछ करूंगा। कान जून थोड़ा मुस्कुराता है और कहता है, तो फिर सुन, साफ सफाई, कपड़े धोना, खाना बनाना, बच्चों का ख्याल रखना, कुत्ते को घुमाना, सब तुझे ही करना पड़ेगा। संभाल लेगा? बंगू हैरान था। कान जून के दिए हुए टास्क्स बहुत ही स्पेसिफिक लग रहे थे।
लेकिन बिना सोचे समझे उसने तुरंत हाँ कर दी। मैं सब कुछ कर लूंगा। कान जून मुस्कुराया और बोला, अच्छा है, कम से कम तेरी बहन का थोड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। वो रोज इतनी मेहनत करती है। फिर उसने कैजुअली कहा, वैसे मुझे तेरा आइडेंटिटी कार्ड भी चाहिए होगा। बंगू शौक में आ गया। आइडेंटिटी कार्ड? मतलब? कान जून ने समझाया, मेरा मतलब है तेरा अवेकन रजिस्ट्रेशन कार्ड। इससे रजिस्ट्रेशन फीस बच जाएगी। अंदर ही अंदर कान जून अपना प्लान बना रहा था। मैं गेट रेड्स बंगू के नाम से बुक करूंगा, उसके साथ पोर्टर बन के जाऊंगा और मॉन्स्टर्स खुद हैंडल कर लूंगा। पैसे की दिक्कत नहीं होगी और फेम से भी बच जाऊंगा। वो सोचता है, आखिर में तो बोंग पाल ही मशहूर हो जाएगा मेरे जगह। फिर वो बंगू से पूछता है, तो करेगा ना तू ये सब? सीन कट होता है। बाहर मार्बस अपने डोबरमैन फॉर्म में था जब दो लड़कियां उसके पास आई। एक बोली, ओंग, ये तो कितना क्यूट है। दूसरी बोली, कहाँ होगा इसका ऑनर? मार्बस उन्हें घूर के देखता है। इनका इतना हिम्मत? मुझे एक आम कुत्ता समझ लिया? एक लड़की बोली, मुझे बस इसे थोड़ा पेट करना है। दूसरी बोली, पर डोबरमैन्स डेंजरस नहीं होते क्या? पहली हंसी, नहीं यार, देखो कितना इनोसेंट लग रहा है। वो झुकती है और कहती है, थोड़ा पेट कर लूं? मार्बस अंदर ही अंदर सोचता है, हाथ हटाओ इंसानों। लेकिन वो उसे पेट कर ही लेती है। कितना सॉफ्ट है। और दूसरी कहती है, लगता है इसे मजा आ रहा है। मार्बस गुस्से में था, पर उसकी दुम हिल रही थी। कितनी बेइज्जती। एक लड़की ने उसे एक बोन शेप्ड ट्रीट दी। ये मेरे पपी के लिए ली थी, पर ये लो, तुम्हें दे रही हूं। वो दोनों गुड बाय कह के चली गई। मार्बस ट्रीट को देखता है और सोचता है, कचरा लगता है, पर शिष्टता के लिए टेस्ट कर ही लेता हूं। जैसे ही टेस्ट करता है, उसकी आंखें खुल जाती हैं शौक से। डोबरमैन फॉर्म में वो खुशी से सर्कल में दौड़ने लगता है, डिमोनिक ऑरा के साथ, चिल्लाते हुए, ये प्लेजर ऑफ डिस्ट्रक्शन है। कान जून और डुलसु दूर से उसे देख रहे होते हैं। कान जून बोलता है, ये क्या कर रहा है भाई? फिर शोल्डर्स उचका के बोलता है, छोड़ो, खुश लग रहा है, करने दो। कुछ देर बाद रेस्टोरेंट के टेबल पे बंगू बिल्कुल बेहोश पड़ा था। कान जून बोलता है, ये बंदा हमेशा पीता है, पर हैंडल नहीं कर पाता। देखो, बिल्कुल आउट है। डुलसु बंगू को अपनी पीठ पे उठाता है और कहता है, ये तो बेहोश है, मार दूं क्या? कान जून, जो आगे चल रहा होता है मार्बस को लिए हुए, गुस्से से कहता है, नहीं, इसे घर छोड़ दे। डुलसु सोचता है, लेडी सुबिन, कान जून की बहन, खुश नहीं होगी इससे। कान जून कहता है, पर उसे सड़क पे छोड़ नहीं सकते। बंगू नींद में करहा रहा होता है। डुलसु बोलता है, लगता है बुरा सपना देख रहा है, इसे अभी सुख देना ज्यादा क्लीन होता। कान जून उसे सीरियस टोन में टोकता है, ऐसी बात दोबारा मत कहना। फिर वो अपना हाथ बंगू के फॉरहेड पे रखता है और कहता है, इसे सच में क्या चाहिए? अगर मैं इसे उसके सबसे खुश यादें दिखा दूं, तो बुरा नहीं होगा। डुलसु समझ जाता है, ड्रीम मैजिक? वो हैरान होता है, ये तो विचेस की खास ब्लैक मैजिक होती है, जो सपने मैनिपुलेट करती है। ये इंसान कैसे कर रहा है? फिर सोचता है, लेकिन ये तो मेरे मास्टर है, इनके लिए क्या नामुमकिन है? कान जून कहता है, बस थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है। बंगू शांत हो जाता है, नींद में हल्का सा स्माइल करता है। कान जून सोचता है, इसका असली जीवन तो नरक है, कम से कम सपने में खुश रहने दो। सपने के अंदर छोटा बंगू अपने आप को बचपन में पाता है। वो हैरान होकर बोलता है, मैं बच्चा क्यों हूं? तभी उसका पिता सामने आता है, उसके सिर पे हाथ रखता है और कहता है, थोड़ा ट्रेनिंग करेगा तो तू मुझसे भी अच्छा बनेगा। छोटा बंगू उसे देखता है, शौक में, क्या आप मेरे पापा हो? उसका पिता मुस्कुराता है, तू तो कितना बड़ा हो गया है। बंगू उदास सोच रहा था, पापा तो कब के चले गए थे। तभी उसके पापा ने उसे देखा और बोले, अगर मैं चला गया तो तू घर का आदमी बनेगा, समझा? छोटा बंगू ने पूछा, पर पापा, आप क्यों जा रहे हो? आप रुक नहीं सकते?
पापा ने मुस्कुराते हुए कहा, तू माँ और अपनी बहन का ध्यान रखेगा ना? मेरा भरोसा है तुझ पे। और बस इतना कहकर पापा ने सॉरी कहा। छोटा बंगू रो पड़ता है, मत जाओ पापा, मैं सह नहीं पाऊंगा। वो रोते हुए प्रॉमिस करता है, मैं कभी कंप्लेन नहीं करूंगा जब आप मुझे पब्लिक बात से जल्दी ले आते हो। कभी बो नहीं कहूंगा जब फिशिंग पर जाते हो। और कभी माउंटेन चढ़ने पर आपसे गोद मांगकर नहीं बोलूंगा। तभी उसकी मां की आवाज आती है, डिनर रेडी है। सीन बदलता है, एक हैप्पी फैमिली बारबेक्यू। पापा मां को बियर ऑफर करते हैं। मां हंसती है, लगता है आज का खाना कमाल का होगा। पापा कहते हैं, ऐसा एटमॉस्फेयर हर वीकेंड होना चाहिए। मां बोलती है, हां, बच्चे भी कितने खुश लग रहे हैं। फिर वो बुलाती है, बंगू आ जाओ बेटा, खाना ठंडा हो रहा है। छोटा बंगू आंखों में आंसू लिए उन सबको देखता है, पापा, मां और छोटी बहन जुई। मां पूछती है, क्या हुआ बेटा, तुझे तेरा फेवरेट करी राइस पसंद नहीं आया क्या? बंगू रोकर कहता है, नहीं, बस इतना टेस्टी है। उसकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों मिल जाते हैं। वो दिल से कहता है, मां, पापा, जुई, मैं तुम सबको बहुत प्यार करता हूं। सीन फेड होता है। अब बड़ा बंगू ड्रीम के अंदर बैठा है, कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन के साथ। वो सोचता है, अब मैं उन्हें सुकून दिलाऊंगा। मुझ पे भरोसा रखो, मैं घर का आदमी बन गया हूं। उसके चेहरे पर एक संतुष्टि भरी मुस्कान आती है। बस सब खुश रहें, यही चाहता हूं। रियलिटी में कट होता है। बंगू सुबिन, कान जून की बहन, की आवाज से जागता है। बंगू एसएसआई, हैंगओवर सूप रेडी है। वो हिचकिचाता हुआ उठता है। बैकग्राउंड में डुलसू कहता है, मास्टर, क्या इसे मार दे? शायद परमानेंट नींद ही चाहता था। कान जून थोड़ा अननॉड होता है, तुझे मरने का इतना शौक क्यों है? रुक जा, सब मिलके खाना खाएंगे। सुबिन फिर से बुलाती है, बंगू। बंगू आंख मलता है, उठता है। मेरा सिर दर्द कर रहा है। रूम के दूसरे कोने में कान जून फ्लोर पर बैठा है, अपनी छोटी बेटी सॉल की रूह को हाथ में लिए हुए। वो प्यार से पूछता है, तूने फिर से खाना खाया? अच्छा लगा? बेटी मासूमियत से कहती है, हाँ पापा, बहुत टेस्टी था। बंगू आंखों को रब करता है, शौक में पड़ गया। मैं कहाँ हूं? ये क्या देख रहा हूं? फिर समझता है, ये तो कान जून का घर है। पर ये बच्ची कौन है? कान जून अपनी बेटी को गोद में लेकर पीकबू खेल रहा है। वो खुश होकर कहता है, मेरी प्रिंसेस किस पे गई है इतनी क्यूट होने में? बेटी हंसती है, पापा। कान जून प्राउड एक्सप्रेशन के साथ कहता है, स्मार्ट भी है, क्यूट भी, बिल्कुल अपने पापा पे गई है। तभी कान जून नोटिस करता है, बंगू जाग गया है। उसका चेहरा सीरियस हो जाता है। क्या उसने सब देख लिया? वो पूछता है, तूने कितना देखा? बंगू घबराता हुआ बोलता है, बस उस मोमेंट से जब उसने पापा कहा, तब तक जब आपने बोला कि वो आपसे मिलती है। कान जून का फेस डार्क हो जाता है। वो अपनी बेटी की आंखों पर हाथ रखता है, लगता है इसे जिंदा नहीं छोड़ सकता। बंगू शॉक में सोचता है, क्या ये सीरियसली मुझे मारने वाले हैं? फिर समझता है कि वो एक्चुअली एम्बेरस्ड है। वो तकिए के नीचे छिप जाता है। ये बंदा मजाक में भी इतना डेंजरस लगता है। फिर अपने आप से सोचता है, मुझसे तो अब भी अल्कोहल की स्मेल आ रही है। उस वक्त सुबिन ने कमरे का दरवाजा खोला और कहा, सूरज निकल आया है और कान जून अभी अभी जागे हैं। बंगू ने सुकून का सांस लिया, बच गया, जिंदा हूं। सुबिन ने हल्की सी मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। उस पल वो बंगू को किसी फरिश्ते से कम नहीं लगी। उसने प्यार से कहा, तुम्हें अभी बुरा लग रहा होगा, मैंने हैंगओवर सूप बनाया है, चलो खा लो। बंगू अंदर से इमोशनल हो गया। उसने सोचा, यही तो मेरी जिंदगी बचा गई, वरना कान जून ने तो मेरी दफन कर दी होती। ब्रेकफास्ट के दौरान सुबिन ने पूछा, आप मिस्टर बोंग चंग हो ना? बंगू ने धीरे से करेक्ट किया, बोंगू। सुबिन ने माफी मांगी, ओह सॉरी। बंगू ने मुस्कुराते हुए कहा, इतना सीरियस मत लो, कोई बात नहीं।
उसने सोचा अभी मौका है अपनी लूजर ड्रंक वाली इमेज सुधारने का। इसलिए वो बोला, सुबिन एसएसआई, आपका कुकिंग कमाल का है। आपके हस्बैंड खुश होंगे आप जैसी वाइफ पाकर। और उसने कान जून की तरफ देखा जैसे इनडायरेक्टली कॉम्प्लीमेंट दे रहा हो। कान जून ने तुरंत काट दिया, तुम गलत समझ रहे हो। सुबिन मेरी बीवी नहीं, मेरी रील बहन है। एटमॉस्फेयर एकदम ऑकवर्ड हो गया। बंगू ने घबरा कर बोला, हाँ सॉरी, मुझे पता नहीं था। और अंदर से सोचा, बस कर बंगू, अब तू चुप ही रह। सुबिन ने सिचुएशन को हल्का करते हुए कहा, कान जून ने बताया था कि आप दोनों भाइयों जैसे क्लोज हो। बंगू पहले तो हैरान हुआ, फिर समझ गया कि वो क्या कह रही है और झट से अग्री कर लिया, हाँ बिल्कुल। सुबिन ने सॉफ्टली कहा, तो फिर क्या आप कुछ दिन कान जून का ख्याल रख सकते हो? बंगू का हाथ से स्पून गिर गया। मैं कान जून का ध्यान रखूं? उसके दिमाग में फ्लैश हुआ, वही कान जून जिसने एरंक हंटर अलायंस को सिर्फ एक नजर से हरा दिया था, जिसने बॉस लेवल डीमन को पपी की तरह टेम कर लिया था। मैं क्या करूंगा इसका ख्याल रख के? तब सुबिन ने एक्सप्लेन किया, कान जून एक गेट के अंदर फंसा हुआ था, अभी 1 महीना हुआ बाहर आए। बंगू शॉक्ड हो गया, तो ये वही गेट सर्वाइवर्स वाले न्यूज के लोग हैं। उसने सोचा, क्या कान जून भी उन हाई लेवल हंटर्स जैसे हैं जिन्होंने गेट के अंदर मिस्टेरियस पावर्स पाई थी? कान जून ने बीच में ही कहा, चूइंग करते हुए, मैं वहां फंसा नहीं था जैसे लोग सोच रहे हैं। सुबिन ने कैजुअली बोला, हाँ कुछ ऐसा ही था जैसे तुम किसी कॉन्टिनेंट के किंग थे। बंगू की आंखें फट गई। किंग? उसके दिमाग में तुरंत एक तस्वीर बनी। कान जून एक बड़े सिंहासन पर बैठा, गोल्ड आर्मोर पहने हुए, एक एम्परर के जैसे। कान जून ने कामली कहा, मैं सिर्फ किंग नहीं था, एम्परर था। सुबिन ने थोड़ा टीज करते हुए बोला, किंग हो या एम्परर, फर्क क्या है? कान जून ने सीरियस टोन में कहा, फर्क बहुत बड़ा है। किंग्स मेरी तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। बंगू ऑलमोस्ट घुट गया, तो सच में ये एम्परर था। तब डुल सू ने कॉन्वर्सेशन में एंट्री मारी, आपको याद है बैराथियन किंगडम का पुराना राजा? कान जून ने भाव पाया, कौन सा? बंगू सोचता रहा, ये बूढ़ा भी कुछ अलग ही लेवल का है। डुल सू बोला, वही जिसका सिर काट दिया गया था जब उसने एम्परर की आंखों में सीधा देखा और बगावत कर दी थी। कान जून ने कैजुअली कहा, ओह वो आदमी, हां याद आया, जैसे कुछ छोटी सी बात हो। बंगू शौक में सूप गले से निकल गया, ये लोग नॉर्मल नहीं है। सुबिन ने बंगू को समझाते हुए कहा, एक्चुअली कान जून अभी थोड़ा आफ्टर इफेक्ट से गुजर रहे हैं, उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए सोसाइटी के साथ एडजस्ट करने के लिए। बंगू ने सिर हिलाकर कहा, हां अब समझ आया सब कुछ। उसकी आंखों में चमक आ गई। एम्परर होने की वजह से ही उसके अंदर वो ऑरा है। उसने डुल सू से पूछा, आप तब के प्राइम मिनिस्टर थे क्या? डुल सू ने कामली बोला, नहीं मैं स्ट्रैटेजिस्ट था। बंगू समझ नहीं पाया ये सीरियस था या बस मूड में चल रहा था। तब सुबिन ने फिर कहा, बंगू एसएसआई, प्लीज कान जून को नॉर्मल लाइफ में एडजस्ट करने में हेल्प कीजिए। बंगू ने इंथुजियाज्म से बोला, बिल्कुल मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुबिन ने जेंटल स्माइल के साथ कहा, थैंक यू। फिर उसने डुलसू की तरफ देखा और बोला, बाय द वे, आपने कभी पार्ट टाइम जॉब लेने का सोचा है? डुलसू ने आंखें फैलाते हुए पूछा, पार्ट टाइम जॉब? ये क्या होता है? सुबिन हंसी और बताया, जो ग्रोसरी स्टोर घर के सामने है ना, उन्हें मदद चाहिए। मैंने आपका नाम बोला, उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुला लिया। डुलसू ने इमोशनल टोन में कहा, लेडी सुबिन, मुझे अपने मास्टर के पास रहना है, मैं उनसे एक पल के लिए भी दूर नहीं जा सकता। कान जून ने सीधा कहा, डुलसू जॉब एक्सेप्ट कर लो, बस एक लाइन में ऑर्डर। रूम साइलेंट हो गया। एम्परर का हुक्म था। कान जून ने थोड़ा इरिटेट होकर कहा कि डुलसू का हर जगह उसके पीछे घूमना काफी तकलीफदेह हो गया है। उसने सोचा, अब इसको ग्रोसरी स्टोर वाली जॉब करानी ही पड़ेगी।
ताकि ये अर्थ की कल्चर के आदत डाल ले। और उसके पुराने ओवर ड्रामेटिक मोमेंट्स याद करके उसने डिसाइड किया ये उसके लिए एक टेस्ट भी होगा। कान जू ने यह भी ऐड किया कि चाहे उस जॉब से पैसा ज्यादा ना आए, पर उनके खर्चों में थोड़ा हेल्प मिल जाएगा। डुलसू ने तुरंत प्रोटेस्ट किया, लेकिन मास्टर, आपने तो प्रॉमिस किया था कि हम यहां एक शानदार एम्पायर एस्टैब्लिश करेंगे। कान जू ने कामली जवाब दिया, हाँ, वो वादा मैंने किया था, लेकिन उस एम्पायर को बनाने के लिए मुझे इस डायमेंशन के लोगों और कल्चर को समझना होगा। उसने समझाया, मैं तुमसे अपना स्ट्रैटेजिस्ट का फर्ज छोड़ने को नहीं कह रहा, मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूं और नेशन के फाउंडेशन के सब मामले तुम्हें दे रहा हूं। डुलसू के दिमाग में क्लिक हुआ, ये तो मास्टर मेरी लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं। अगला मोमेंट वो ड्रामा मोड में चला गया। वो जमीन पर झुक गया, दोनों हाथ जोड़कर बोला, मास्टर, मुझे मौत दे दीजिए, मुझे दंड दीजिए। कान जून फेस्पाल मोड में, बस करो डुलसू, शांत हो जाओ। लेकिन डुलसू रुका ही नहीं। वो ड्रामेटिक वॉइस में बोला, मैं अपने मास्टर की गहरी इच्छा समझने में फेल हो गया, मैं आपके पवित्र चेहरे के लायक भी नहीं। कान जून ने इंडिफरेंट टोन में कहा, हाँ, ठीक है। फिर डुलसू ने कसम खा ली, मैं अपने पूरे शरीर और आत्मा से इस मिशन में झुक जाऊंगा, जब तक मेरी हड्डियां राख न बन जाए। कान जून ने सुबिन की तरफ देखा और कामली बोला, ये इंटरव्यू देने जा रहा है। सुबिन ने सिंपली कहा, ठीक है। सीन एंड होता है एक कैप्शन के साथ, चर्तिया वोंडा क्रेमली यानी बुजुर्ग डुलसू अपनी जिंदगी के दूसरे चैप्टर में जॉब करने जा रहा था। थोड़ा बाद में किचन में बंगू बर्तन धो रहा था। सुबिन ने कान जून से कहा, मुझे पता है वो गेस्ट है, पर तुमने उससे बर्तन धोने के लिए कैसे कह दिया? कान जून ने कैजुअली बोला, मैंने नहीं कहा, उसने खुद इंसिस्ट किया, तुम थोड़ा आराम करो। सुबिन ने पूछा, लेकिन क्या ये ठीक लगता है? कान जून ने मुस्कुराते हुए कहा, सरप्राइजिंगली वो बर्तन बहुत अच्छा धो लेता है। टीवी पर न्यूज चल रही थी। एंकर बोल रहा था, एक एरिया में लोगों की संख्या बढ़ने से गेट अपीयरेंसेस का चांस भी बढ़ जाता है। एक एक्सपर्ट एक्सप्लेन करता है, हाँ, सेउल और उसके आसपास के ग्योंगी एरिया में गेट फ्रीक्वेंसी हाई है, लोगों को हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। जब एक नया गेट अपीयर होता है तो वो 1-2 किलोमीटर के रेडियस के अंदर सभी लिविंग बीइंग्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसने वार्निंग दी, साउथ हा रिवर एरिया में एक नया गेट आने का हाई चांस है। सुबिन ने टीवी देखा और गास्पिंग टोन में बोली, हमारे घर के पास तो गंगनम एरिया है, अगर गेट यहां आया तो हम क्या करेंगे? कान जू ने कामली कहा, कुछ नहीं होगा। उसी वक्त छोटी सोल भागते हुए आई। पापा। वो सीधा मार्बस के पास गई, जो एक चिहुया हुआ फॉर्म में था, और उसको गले लगाकर प्यार करने लगी। कान जू ने स्टर्न टोन में बोला, रुको, ये कुत्ता गंदा है, इससे दूर रहो। अगर तुमने इसे किस किया तो तुम्हें चोट लग सकती है। उसके दिमाग में तुरंत एक इमेज आई, वो मार्बस को मार रहा है, पूरे गुस्से के साथ, जैसे उसे खतरा महसूस हो। सोल ने कन्फ्यूज्ड होकर पूछा, सच में पापा, मुझे चोट लगेगी? दूसरी तरफ मार्बस पूरी तरह पैनिक में सोचता है, मैंने क्या गलत किया? ये मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं? तब सुबिन ने कान जून के पीछे से एक थप्पड़ मारा और डांटा, अपनी बेटी के सामने जानवरों को बुल्ली करना बंद करो। कान जून ब्लिंक करके हैरान हो गया, मैं तो सिर्फ प्रोटेक्ट कर रहा था। उसने मार्बस को देखा, क्या ये वाकई एक जानवर है? फिर सोचा, बच्ची के नजरिए से तो हाँ, चलो इसी को मना लेते हैं। सोल ने बोला, मैं बस इसे पेट करूंगी, और वो धीरे से मार्बस को पेट करने लगी। कान जून चुपचाप उस सीन को देखता रहा। बेटी के चेहरे पर मुस्कान, उसकी हंसी और उस मोमेंट की नरमी। सुबिन ने सोचा, ये दोनों कितने अलग हैं, पर फिर भी एक जैसे लगते हैं। कान जून ने सोल को बाहों में उठाया, उसके छोटे हाथ पकड़ते हुए सोचा, ये दुनिया कितनी खतरनाक है, ये जगह मेरी बेटी के लायक नहीं। और फिर उसने दिल में माना, मैं हीरो बनने का कोई इरादा नहीं रखता,
लेकिन कान जून चाहता था, चाहे थोड़ा ही सही, पर इस दुनिया को बदलना जरूर था। अगले दिन कान जून ने सुबिन को एक एनवलप दिया। लगता था उसमें पैसे हैं, और कहा, ये लो, थोड़ा घर के खर्चे में हेल्प हो जाएगी। सुबिन ने एनवलप खोला और पूछा, कितने हैं इसमें? कान जून ने कामली जवाब दिया, 5 मिलियन वन। सुबिन शॉक्ड हो गई। ये पैसे तुम्हें अचानक कहां से मिल गए? कान जून ने कहा, मैं बस अपनी पुरानी बैंक पासबुक चेक कर रहा था और ये अमाउंट वहां पड़ा था। लगता है मैं पहले थोड़ा थोड़ा करके सेव करता रहा था, जब तक मैं गायब नहीं हो गया था। पासबुक में बैलेंस भी वही दिख रहा था, 5 मिलियन वन। सुबिन इमोशनल हो गई, आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, मुझे नहीं पता था मैं तुम्हें कैसे बताऊं, पर मैं अभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही थी। बिल्स, रेंट और खाना सब मुश्किल से मैनेज हो रहा था। उसने आंसू पोंछे और हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, थैंक्स टू यू, अब थोड़ा सा चैन मिल गया। कान जून ने जेंटली पूछा, सच में? फिर स्माइल करते हुए बोला, मैं खुश हूं कि पैसे काम आ रहे हैं। सुबिन ने कहा, मैं आज रात तुम्हारे लिए कुछ टेस्टी बनाऊंगी। कुछ खास खाना है? कान जून ने कामली कहा, कुछ भी चलेगा। सुबिन हंसी, तुम कितने डायरेक्ट हो। फिर बोली, चलो फिर शाम को साथ में मार्ट चलते हैं, ग्रोसरी शॉपिंग भी हो जाएगी और सोल को किड्स कैफे या प्लेग्राउंड ले चलेंगे। कान जून ने पोलाइटली मना कर दिया, मुझे लगता है आज थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, थोड़ा रिलैक्स करना है। अंदर ही अंदर उसने सोचा, अगर सब लोग साथ मार्ट जाएंगे तो लॉर्ड क्रेम्सले खुश होंगे, और अगर कुछ हुआ भी तो वो सुबिन और सोल को प्रोटेक्ट कर लेगा। सुबिन ने कहा, तो फिर मैं ओल्ड मैन के साथ चली जाऊंगी। कान जून थोड़ा सोचकर बोला, ठीक है, मैं चलता हूं। सुबिन मुस्कुरा कर बोली, जैसे तुम्हें ठीक लगे। कान जून ने अंदर ही अंदर सोचा, परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट है। उसका मन अब उस जगह पर जाने को बेचैन था जहां वो हमेशा से जाना चाहता था। और जब वो कैंपस कॉमिक कैफे पहुंचा तो उसके दिमाग में ये थॉट आया, शायद हंटर एक्स हंटर का नया वॉल्यूम रिलीज हो गया हो मेरे गायब होने के दौरान। वो एक्साइटेड था, 300 साल बाद मैं फाइनली इसे पढ़ पाऊंगा। तभी दूसरी तरफ कॉम्प्लेक्स सुपरमार्केट में डुलसू ने बड़े जोश से चिल्लाया, लेडी सुबिन, देखिए, मैंने एक और फ्री फूड सैंपल ढूंढ लिया। वो एक्साइटेड था, यहां बिना पैसा दिए इतना टेस्टी खाना मिल रहा है, ये तो स्वर्ग जैसा है। सुबिन थोड़ा एम्बेरस्ड हो गई जब उसने देखा कि डुलसू सोल को फूड सैंपल खिला रहा था, और सोल खुशी से बोली, ये तो यमी है। डुलसू मस्ती में गाने लगा, सैंपल कॉर्नर में अनलिमिटेड खुशियां। सोल भी हंसकर रिपीट करने लगी। सुबिन ने सिर्फ साई किया। दोनों डंपलिंग सैंपल काउंटर के पास डांस कर रहे थे। तभी सुबिन ने एम्प्लॉय से कहा, एक बैग डंपलिंग देना। अचानक लाउड स्पीकर से अर्जेंट अनाउंसमेंट आई, अटेंशन, अ लार्ज स्केल गेट हैज अपीयर्ड नियर सिल्लम क्रॉसरोड स्टेशन। स्टोर में अफरातफरी मच गई, लोग भागने लगे। उसी वक्त कॉमिक कैफे में कान जू ने 2 लड़कियों को बात करते सुना। हंटर एक्स हंटर का नया इशू आया क्या? एक ने कहा, नहीं, अभी तक नहीं। कान जून शॉक था। फिर एक लड़का बोला, मैं आर्मी ज्वाइन करते वक्त सोचा था 3 साल में तो नया वॉल्यूम आ ही जाएगा। कान जून का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया। अंदर से गुस्सा उभरने लगा। 300 साल बीत गए और अभी तक कुछ नहीं। लड़का बोला, 3 साल पूरे? हाँ? कान जून के दिल में फ्रस्ट्रेशन उबल गया। तुम 3 साल के बारे में रो रहे हो, मैं तो 300 साल से वेट कर रहा हूं। उस लड़के ने उसका फेस देखा और बोला, भाई, तुम्हें देखकर लगता है तुमने जिंदगी में बहुत कुछ झेला है। नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट करो।